यकसा मौके मिलें आगे बढ़ने के लिए। अभी बहुत सारे लोग तो इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते कि ज़ाहिर-सी बात है वो थोड़ा-सा आगे जाते हैं, कोई ना कोई पीछे से उनको ऐसे ही है। रोक देता है। तो मेरे ख़्याल में तो बच्चे का जो जिस तरह ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे कि जो बच्चे का असल ज़िंदगी को देखने का जो टाइम है, वो टाइम हमने उसका गुज़ार दिया इन किताबों के चक्कर में। पर डे एक बड़े बच्चे को, मैट्रिक के बच्चे को भी पर डे अगर आप एक चैप्टर कवर करवाएँगे। अलमिया हुआ है ना, वो ये हुआ है कि गवर्नमेंट सेक्टर जी, अपनी ज़िम्मेदारियों से पूरी तरह से फ़ारिग हो रहा है, काफ़ी हद तक हो चुका है। सही। आपको पता चला होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने हज़ारों की तादाद में स्कूल जो हैं उनको आउटसोर्स किया जी, है, और बेसिक हेल्थ यूनिट जो है रूरल उनसे जान छुड़ा रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। तो चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करना तो हल नहीं है मसले का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं थिंक डिजिटल पॉडकास्ट और मैं आपका होस्ट मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक बड़े अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए एक ऐसे गेस्ट को दावत दी है जो पिछले अरसा 35 साल से तालीम और तदरीस का काम कर रहे हैं। 250 से ज़्यादा पब्लिकेशंस लिख चुके हैं। पब्लिकेशंस की जब बात आती है तो पाकिस्तान में एक पेपर शाया करने के लिए लोगों के जूते टूट जाते हैं। इन्होंने 250 पब्लिकेशन लोकल एंड इंटरनेशनल सबमिट की और वो किस तरह की उस पर बात करेंगे। और इस वक्त हमारी तालीम को लेके जो बहस छिड़ी हुई है, जो बच्चों के दिमागों के साथ खेला जा रहा है, एजुकेशन को मनी मिंटिंग मशीन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हों या गवर्नमेंट। तालीम को ना जाने क्यों हमने इतना पीछे छोड़ दिया कि लगता यूं है कि कोई हमारे मकासद और हैं। फिर हम कहते हैं तरक्की नहीं हो रही, फिर हम कहते हैं हम यूरोप से 100 साल पीछे हैं, मिडल ईस्ट से 50 साल पीछे हैं, और हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से पता नहीं कितने 100 साल पीछे हैं। इस वक्त वो इतनी आगे निकल चुका हुआ है और सिर्फ तालीम की वजह से। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज मैंने डॉक्टर प्रोफेसर खालिद महमूद साहब को दावत दी है और इनसे अभी बड़ी मज़ेदार सी एक डिस्कशन होगी और पूछेंगे कि ये 35 साल से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के साथ मुंसलिक रहे, ये क्या कर रहे हैं? तालीम के इतने बुरे हालात हैं, तो ये लोग क्यों नहीं कुछ करते? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक-ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। सर आई होप कि मैंने शुरू में कुछ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं नहीं, नहीं, किया। बिल्कुल सख्त अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर आपका बेहद हुँ। मशकूर हूँ कि एक उस्ताद आज मेरे सामने बैठे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो दायरा कार है उसके अंदर रहते हुए कुछ सख्त सवालात आपसे कर सकूँ, क्योंकि इस वक्त सर वक्त की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि सर अपना जो मौक़िफ़ है आप ज़रूर पेश कीजिए, क्योंकि आपका जो ताल्लुक डायरेक्टली है, हम लोग तो इनडायरेक्ट हैं ना, मीडिया के जो लोग हैं इनडायरेक्ट हुँ। स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व हैं, बट आप तो डायरेक्ट हैं। सर मुझे ये बताइए कि हमने अपनी तालीमी निज़ाम के साथ किया क्या है? देखिए, तालीमी निज़ाम जो है ना हमारा, वो तजर्बात का शिकार रहा है। सही? कभी हम यूके की तरफ देखते हैं, कभी हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, कभी हम लोकल कोई सिस्टम डिवाइस करने की कोशिश करते हैं। और ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इतने साल गुज़र गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन हम अभी तक ये तय नहीं कर सके कि हमारा तालीमी निज़ाम कैसा होना चाहिए। हुँ। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सारे इसमें इश्यूज़ हैं, और कोई एक हुक्मरान आता है तो एक तजर्बा करता है, दूसरा आता है तो उसको उल्टा देता है। हमें, मेरा ख़्याल है, अपनी सिमत किस तरफ लेके जानी है, उसका अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। प्रोफ़ेसर साहब ये काम सियासतदानों का है वैसे? नहीं, ये काम असूली तौर पर तो एजुकेशन के लोगों का है। हुँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो एजुकेशन के नहीं भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एनजीओज़ हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं वो एजेंडा लेके आते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों से, मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से, उस एजेंडा को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और ज़ाहिर है जिसके हाथ में एजेंडा है उसके कोई अपने इंटरेस्ट हैं। सर इसको हाइलाइट करेंगे, एजेंडा से मुराद आपका क्या है? कौन लेके आ रहा है और कौन से एजेंडे की बात इसमें कर रहे हैं हम? इसमें देखें ना, जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं या अमेरिकन फंडिंग से अगर एजुकेशन में कुछ काम होगा, तो वो कोशिश करते हैं कि सिस्टम को अमेरिकनाइज़ किया जाए। ठीक है। इसी तरह दूसरे मुल्कों से जो एजेंडा या फंडिंग आती है, उनकी कोशिश होती है कि वो अपने तरीके से लेके चलें। हम लोग जो हैं वो पढ़ लिख के भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट इस वजह से नहीं हो सके कि हम लोग बैठ के कोई पॉलिसी बना सकें। ओवरऑल हमारे मसाइल हैं मिल बैठ के फ़ैसले करने के। हुकूमतें आती हैं, सियासतदान आते हैं, बीच बीच में जो है वो मार्शल लॉ भी आते रहे। तो हर एक ने अपने अंदाज से एजुकेशन को लेके चलने की कोशिश की। नतीजा क्या है कि हमारे यहाँ एक जो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ होती है, उसका बहुत बड़ा फुकदान है।
बिल्कुल सही है। सर मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अमेरिकन एजेंडा आया, वो अपनी तालीमी निज़ाम लेके आया, ब्रिटिश आया उसने अपना। सर इनमें तो प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी? मैं नहीं, कहता हूँ अगर अमेरिकन निज़ाम ही चलाना है, तो अच्छे से वो चला लें सर, बच्चा बड़ा काबिल निकलेगा आपका। अगर एक निज़ाम आप चला लें तो हुँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही, एडवांस कंट्रीज़ जो हैं वो एजुकेशन की वजह से एडवांस हुए हैं, एग्ज़ैक्टली। या उनके एडवांस होने के बाद उनकी एजुकेशन भी एडवांस हो गई है। हुँ, अगर आप एक निज़ाम चलाएँ तो कौम को समझ भी आ जाएगी और कौम उस पर जो है वो कारबंद हो जाएगी। जी, यहाँ क्या होता है कि जो ही हुकूमत बदली, नया एजेंडा, नए ख़यालात, नई पॉलिसी, और पिछली हुकूमत चूँकि मुखालिफ पार्टी की होती है, उसने जो काम शुरू किया था और अभी पाया तकमील को नहीं पहुँचा, उसको इन्होंने उखाड़ दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि कौम अभी पिछले को सीख रही थी और अगला काम आ गया। सर अगर पूरी दुनिया की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो बहुत बड़ा एक चंक जो है आपके बजट का वो एजुकेशन को दिया जाता है। हमारे यहाँ किसी भी गवर्नमेंट की बात कर लें, आज तक सबसे जो कम बजट दिया गया वो एजुकेशन को ही दिया गया है। ऐसे ही तो क्या आप नहीं समझते कि सोशल यहाँ से सेक्टर, काम खराब हुआ है? सोशल सेक्टर जिसमें एजुकेशन को भी शामिल कर लें और हेल्थ को भी कर लें, हुँ, हमारी तरजीह नहीं रही कभी। पाकिस्तान की तरजीह कभी भी नहीं रही, और चूँकि तरजीह नहीं रही, इ इसकी यही वजह है कि आप देखते हैं कि ये तरजीह ना होने से आपके पास हेल्थ के भी मसाइल हैं, जी। एजुकेशन के भी मसाइल हैं, और वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। सर फिर भड़कें क्यों मार रहे हैं इतनी बड़ी-बड़ी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मेरा फिर ख्याल वजह है क्या है इसकी? बड़कों पर ही पूरा मुल्क चल रहा है और हमारी हुकूमतें भी बड़कों तो पर ही इसको चल रही बनाना हैं। रिपब्लिक वैसे डिक्लेयर कर दें। एट द एंड ऑफ द डे जो है आप देखें कारकर्दगी हुँ, तो ना होने के बराबर होती तो सर वही मैं कह रहा हूँ, इसको बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर कर दें, फिर ठीक है, जंगल का है। कानून मेरा जिसका ख्याल जो है दिल अगर करेगा। डिक्लेयर किए बगैर आप और मैं समझ रहे हैं कि ये बनाना रिपब्लिक है, तो बस ठीक है। डिक्लेयर करना बाकी है ना, तो हम लोग डिक्लेयर करने के इतने वो हैं नहीं एक्टिव। सर अगर हम्म, बात की जाए ग्रास रूट लेवल से, हम यहाँ पे 3-4 निज़ाम लेके चल रहे हैं इस वक़्त। बच्चों की अगर मैं बात करूँ ग्रेड 1 से या उससे भी नीचे से। कोई कहता है जी कैम्ब्रिज है, कोई कहता है ऑक्सफोर्ड है, कोई इसको आजकल स्टेम एजुकेशन का नाम दे रहा है, कोई ये जहाँ की एजुकेशंस हैं या जहाँ के ये सिस्टम्स हैं, सर वहाँ मैं भी थोड़ा बहुत दुनिया घूमा हूँ, आप भी बहुत ज़्यादा दुनिया घूमे हैं। सर वहाँ तो बच्चे को 12-15 साल तक वो कहते हैं किताब को टच भी नहीं करना। उसको प्रैक्टिकल एक्सपोज़र देते हैं, उसको अपनी डेली रूटीन में ट्रेन करते हैं, उसको नैपी ट्रेन करते हैं, पोटी ट्रेन करते हैं, उसको पहाड़ों के लिए ट्रेन किया जाता है, उसको पानी और ड्रिंक में फ़र्क बताया जाता है, उसको कलर्स में फ़र्क बताया जाता है विदाउट टचिंग द बुक। यहाँ पे सर जब हमारा बच्चा, मैं अपने बच्चे की बात करता हूँ, मेरे बच्चे का वज़न जो है मेरा ख़्याल है 16 किलो, उसका बैग का वज़न जो है 13 किलो है। ऐसे ही है। ठीक है, वो बेचारा मुझे पता है जिस तरह वो लेके जाता है। तो सर ये कौन-सा निज़ाम है, कहाँ का है? जो हम जिस नहीं, सिस्टम की मेरा नहीं बात कर रहे हैं वो ख्याल तो कि है ही इसको नहीं। हमें निज़ाम कहना चाहिए। ये एक भाग दौड़ है देखा देखी की। मुझे तो याद है अपना बचपन, कि हमारे बचपन में स्कूल में 6 साल की उम्र से पहले तो दाखिला ही नहीं मिलता था। जी। और फिर मुझे अपना सिलेबस भी याद है। हुँ, बहुत जो बुनियादी चीज़ें थीं वो हमने 6 साल उसके बाद पढ़ी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अंग्रेज़ी, मेरा स्कूल उर्दू मीडियम था हुँ, जैसे, तो अंग्रेज़ी हमने छठी जमात से छठी शुरू से की शुरू थी। की होगी बिल्कुल। आज के बच्चे को पता नहीं हम कोई अफ़लातून बनाना चाहते हैं, वैसे वो अफ़लातून बन नहीं रहा इसके नतीजे में। जी। ओवरबर्डन हुआ पड़ा है, उसका बैग देखिए, उसकी बाकी चीज़ें देखिए, ये वर्क बुक है, ये होमवर्क बुक है, ये फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। उसकी जो कॉपीज़ हैं और उसकी जो किताबें हैं, उनके इतना बड़ा बोझ है, और छोटी-सी उम्र के ऊपर हम बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, तो उसका नतीजा आप देखिए कि बच्चा ओवरबर्डन है, पढ़ाई से उसका दिल उचाट हो जाता है उल्टा। हुँ। और मैं नहीं समझता कि जो हम उसे पढ़ा रहे हैं उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा वो कोई ज़हीन हो जाता है या बहुत ज़्यादा वो कोई पढ़ा लिखा हो जाता है। सर मेरे ख़्याल में तो बच्चे का जो, जिस तरह ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे कि जो बच्चे का असल ज़िंदगी को देखने का जो टाइम है, वो टाइम हमने उसका गुज़ार दिया इन किताबों के चक्कर में। पर डे एक बड़े बच्चे को, मैट्रिक के बच्चे को भी पर डे अगर आप एक चैप्टर कवर करवाएँगे, तो मेरा ख़्याल है वो भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो हम तो बात कर रहे हैं ये भी ग्रेड 2 के बच्चे की। अभी कुछ दिन पहले हमारे कॉमन फ्रेंड कासिम अली शाह साहब ने एक इशू रेज़ किया है 9th को। सर मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने तो 9th में किया है ना। मैं सर गारंटी से, मेरे से जिसने चैलेंज करना है कर लें। आप इतने अरसे से पढ़ा रहे हैं सर, मैं आपके सामने किताबें खोल के रख देता हूँ। सर आप एक दफ़ा परेशान हो जाएँगे कि ये 2 क्लास के बच्चे का सिलेबस है, और ये मैं उस स्कूल की बात कर रहा हूँ जो इस वक़्त लाहौर के टॉप 3 स्कूल्स में आता है। जी, जी, मैंने देखा है सिलेबस बच्चों का, प्राइमरी लेवल का सिलेबस देखा है, बहुत हाई-फ़ाई किस्म का सिलेबस बना दिया जी। गया है। बच्चे की उस तरह से ना वोकैब्युलरी डेवलप होती है, ना उसे ज़िंदगी की अंडरस्टैंडिंग होती है उतनी। ये तो एज थी कि बच्चे को पेरेंट्स अपना टाइम देते, हुँ, बच्चे के जो सिबलिंग्स हैं वो अपना टाइम उसको देते, बच्चा जो है वो जैसे मिट्टी में खेलता या इधर-उधर की चीज़ें सीखता। अब बच्चे को हमने, इसमें वालिदैन का भी कसूर है।
जी, यानी बिल्कुल है। वालिदैन को आप रिज़्यूमे करार नहीं दे नहीं, सकते। नहीं, इस पे भी सर करते हैं वालिदैन बात। का भी कसूर है, वो चाहते हैं कि बच्चा जो है वो थोड़ा-सा ही बड़ा हो तो फ़ौरी तौर पर बस घर से चला जाए कहीं, ताकि घर में वो शोर ना, हालाँकि उसकी एज थी, घर में शोर भी करे, घर में वो जो है वो अपनी डिमांड्स भी माँगे। उसको हमने स्कूल में भेज दिया, प्ले ग्रुप बना दिया, उसके बाद प्री नर्सरी है, फलाँ है, केजी है। एक बच्चे को हम क्यों घर से बाहर जो है वो स्कूल में दाखिल कराना चाहते हैं? स्कूल का अपना एनवायरनमेंट है और उसका नतीजा देखिए मुझे साहब, नतीजा क्या है? मैंने अभी नोट किया है पाकिस्तान में ये रिवाज भी अब हो चला है, अगले दौर में आपको ज़्यादा नज़र आएगा कि लोग होम स्कूलिंग की तरफ जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। ये जो स्कूल का सिस्टम है ना, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है, हुँ। चाहे वो कैम्ब्रिज का सिस्टम है, ये बड़ी बुरी तरह से नाकाम होने जा रहा है हमारे मुल्क में। सर मुझे बड़ी माज़रत के साथ ये बात कहते हुए शर्मिंदगी भी होती है। 90% सर हमारे पेरेंट्स बच्चे को पता क्यों स्कूल भेजते हैं अर्ली में 3 साल या 4 साल में? घर च तंग बड़ा करदा है। भई आप पेरेंट हैं, माँ और बाप अगर उस एक बच्चे को सँभाल नहीं सकते या उसको इंसानियत नहीं सिखा सकते या उसके जो सो कॉल्ड जो उसके टेंट्रम है बच्चे के या एग्रेसिवनेस है, वो आप मैनेज नहीं कर सकते। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही एक क्लास में 30 बच्चा, 25 बच्चा, एक टीचर और उसके साथ एक असिस्टेंट यही मैनेज वो करेगा? मुनाफ़्क़त है कि जो पेरेंट्स के लेवल पे है। हम लोग दुआएँ माँग-माँग के बच्चा लेते हैं अल्लाह ताला हुँ, से। दुआएँ माँग के लेते हैं और उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि बच्चा हमसे दूर रहे। हमसे दूर रह के स्कूल के एनवायरनमेंट में जहाँ बुलिंग भी है, जहाँ पे एक टीचर के ऊपर बर्डन भी है, वो कितने बच्चों को हैंडल करेगा। इस सारे माहौल में हम बच्चे को दे के तो हम ये समझते हैं कि बच्चा बड़ी तरक्की कर रहा है, बच्चा बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बच्चा जो है वो एटिकेट सीख रहा है और बच्चा लाइफ स्किल सीख रहा है। बिल्कुल नहीं सीख रहा। बहुत बड़ा एतराज़ किया जा सकता है हमारे सिस्टम के ऊपर। इसीलिए तो मैं ये कहता हूँ कि ये सिस्टम है ही नहीं। हम लोग बस एक मुंतशिर सी कौम हैं और इंतशार का ही शिकार हैं और जैसे हम ज़िंदगी के बाकी शोबों में इंतशार का शिकार हैं, उसी तरह से हम एजुकेशन को भी लेके सर चल एक रहे हैं। और चीज़ का मुशाहिदा मैंने खुद भी किया है और ऑब्ज़र्व भी किया है। बच्चे सिंक नहीं है बिटवीन स्कूल एंड होम। कल की बात है सर, हम एक जगह पे बैठे फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे तो एक और फैमिली आके पीछे बैठी। उनका छोटा सा बच्चा हमारे बिल्कुल साथ वाली टेबल खाली पड़ी थी। सर वो बच्चा सोफे पे चढ़ा है, पहले सोफे पे चढ़ के टेबल पे चढ़ा है, टेबल पे चढ़ के उस बच्चे ने लैंप को पकड़ा है हाथ में और पीछे से उसकी बहन थी या गालबन जो भी उसको कह रही नहीं करो, और माँ और बाप आराम से चिल प्रोग्राम अपनी गपशप लगा रहे हैं। अब यही बच्चे जब स्कूल जाते हैं, उस स्कूल में क्लास का सबसे क्वाइट बच्चा होता है वो। हुँ। अब ये बैलेंस खत्म हुआ हुआ है सर आपस जी, में। ऐसे ही है, हालाँकि देखिए ऐसे ही है। बच्चे की तरबियत हुँ, का मतलब क्या है हुँ। कि वो जहाँ पे भी बैठे एक जैसा बिहेव करे। क्योंकि घर में उसको इतनी आज़ादी दी गई है और स्कूल में फिर जब जाता है तो बैक बेंचर बनता है और इतना चिल बच्चा, जब आप जाके पूछो कहेंगे जी इससे तो ये वो डिसिप्लिन बच्चा ही फ़र्क है नहीं है। ना, देखें ये वो फ़र्क है जो एक फ़ैमिली का है और हुँ, एक स्कूल का है। स्कूल में तो आप सारे बच्चों को एक जैसा बनाना चाहेंगे, जी। लेकिन नेचर ने उन्हें एक जैसा बनाया नहीं है। हुँ, स्कूल में बहुत कम होता है कि जिसको हम इंडिविजुअलाइज़्ड ट्रेनिंग कहते हैं, वो बहुत कम ना होने के बराबर होती है। जी। हम सारों को हम लोग स्टैट पढ़ते हैं ना तो हम वो बात करते हैं मीन की हुँ, या एवरेज की, कि हम मीन की तरफ लाना चाहते हैं, हर डाइवर्सिटी को मीन की तरफ लाना चाहते जी। हैं, जो कि गलत है। हुँ, हर बच्चे की नफ्सियात के मुताबिक प्लान होना चाहिए बिल्कुल। और ऐसे स्कूल जो हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही है और होम भी हुँ, अभी मेरे साथ हुआ है सर। मैंने अपने एक बच्चे को ना स्टेम एजुकेशन में डाल दिया। 2 साल पहले की बात है। तो हमें अच्छा लगा वो सिस्टम। बच्चा स्कूल से आता था घर आराम से चिल प्रोग्राम, कोई उसका बैग जब पहले दिन गया तो उसकी वही 12-15 हुँ, किलो बुक्स थी, वो दे दी हमने। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि डेली की सिर्फ़ 1 बुक आती थी घर पे। तो हमने जाके उसको जो मतलब सिस्टम को एप्रिशिएट किया, बल्कि मैंने उनकी एक पॉडकास्ट भी कर दी, वो बड़ी वायरल भी हुई। तो 2-3 जो है ना गुज़रे महीने गुज़रे तो बच्चे का बैग आहिस्ता-आहिस्ता भारी होना शुरू हो गया। तो मैं चला गया स्कूल, मैंने कहा जी ये क्या वजह बनी आप लोगों ने बुक्स भेजना शुरू कर दी? उन्होंने कहा जी हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेंट आई है जी, आप लोग करवाते क्या है बच्चे को? इसका तो बैग खाली होता है। हालाँकि स्टेम एजुकेशन का मतलब ये है कि सारी वो चीज़ों के साथ प्रैक्टिकली चीज़ें देखे। ये वो ट्रस्ट लेवल है ना हाँ, कि जो स्कूल वालिदैन के ऊपर नहीं कायम कर सका। जी बिल्कुल। इसमें आप फेलियर कहेंगे उस स्कूल सिस्टम का, हुँ, कि जो वालिदैन को नहीं समझा सका कि भई जब आपने बच्चा हमारे हवाले किया है, तो हमें करने दें ना करने कुछ, दें बिल्कुल। अपनी मर्ज़ी से करने दें। हुँ। अब हुआ सर यहाँ पे ये कि क्योंकि ये एक नया ज़ाहिर है सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया पाकिस्तान में, तो रिसेंटली इसकी हाइप होना शुरू हुई है। बजाय इसके कि वो अपने इस मौक़िफ़ पे डटे रहते और पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेते, उन्होंने भी ट्रेडिशनल रवायती तरीके को बीच में इन्वॉल्व करके उन्होंने कहा ठीक है फिर ऐसे चलता है तो ऐसे ही सही। यही मैं कह रहा हूँ ना कि नए-नए तजुर्बे हैं, हाँ। वालिदैन को भी समझ नहीं आती और असातिज़ा को भी समझाना मुश्किल होता है। हुँ, हमारे यहाँ टीचर ट्रेनिंग का बहुत बड़ा फुकदान है। बिल्कुल ऐसे ही है। टीचर्स की बाकायदा ट्रेनिंग का कोई इह्तमाम है।
बहुत अच्छी कोई स्कूल चेंज में होगा, लेकिन छोटे स्कूल्स में तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही और है। गवर्नमेंट स्कूलों की तो खैर क्या ही बात है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। सर गवर्नमेंट स्कूल की थोड़ी बात कर लेते हैं, प्राइवेट तो चलें, इन पे तो क्या ही करना, ये तो प्योर दे क्लेम कि जी हम ठीक है बिजनेस कर रहे हैं, तो उन पे तो बनता ही नहीं है एतराज़ करना। सर हमारे इस पूरे गवर्नमेंट निज़ाम के अंदर बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, जितने बड़े नाम हैं सारे यहीं से निकला करते थे सर। लाहौर के 4-6 जो बड़े स्कूल थे सारे इन्हीं से निकले। जिस एमपीए से पूछ लो वहाँ का पढ़ा हुआ है, जिस एमएनए से पूछ लो वहाँ का है, या कोई ब्यूरोक्रेट से बात करें वो सारे इन्हीं स्कूलों के पढ़े हुए थे। सेंट्रल मॉडल है और 2-4 बड़े स्कूल थे। आज सर वो स्कूल कहाँ गए? ख़त्म हो गए। सिर्फ बिल्डिंगें रह गई। बिल्डिंगें रह गई और बिल्डिंगें भी ना होने के बराबर हैं। उनकी उनकी रेनोवेशन के इश्यूज़ हैं, उनके और इश्यूज़ हैं। देखें, हमारे जैसे मुल्क में जो अलमिया हुआ है ना, वो ये हुआ है कि गवर्नमेंट सेक्टर जी। अपनी ज़िम्मेदारियों से पूरी तरह से फ़ारिग हो रहा है। काफ़ी हद तक हो चुका है। सही। आपको पता चला होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने हज़ारों की तादाद में स्कूल जो हैं उनको आउटसोर्स किया जी है। बिल्कुल किया है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि हमसे नहीं चलते। हुँ। यही वो सियासतदान थे जो अपनी मर्ज़ी से सिफारिश पे टीचर्स को हायर करते थे। आज वही सियासतदान कहते हैं कि हमारे ये टीचर स्कूल को नहीं चला सकते, हमारा सिस्टम स्कूल को नहीं चला सकता। जो लोग अवाम के वोटों से मुंतखब होके तो इस सिस्टम को बेहतर बनाने आए थे, वो इस सिस्टम से जान छुड़ा रहे हैं। तो और ये बहुत बड़ा अलमिया है मेरे आपके नज़दीक। नज़दीक ये अच्छा इक़दाम है या नहीं है? आउटसोर्सिंग बिल्कुल अच्छा इक़दाम नहीं है। हम पब्लिक सेक्टर से हम लोग टैक्स लेके, हम लोग आवाम से वोट लेके आते हैं और हम लोग ये साबित कर रहे हैं कि हमसे ये सिस्टम नहीं चलाया जा रहा और हम इस सिस्टम से अपने हाथ उठा रहे हैं। हुँ। मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। तो ये नहीं होना चाहिए इस तरह। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हुकूमत का तो काम है कि सिस्टम को रन करे, सिस्टम को बेहतर करे। तो सर इसमें फिर आप इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे कि जो टीचर असातिज़ा वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सर वो अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार नहीं है। देखें उनको आप किसी ट्रेनिंग में भेजते हैं, वो इनकार कर देते हैं उसका। देखें, उस्ताद एक मुलाजिम है, जी। एक एम्प्लॉई है ना। हुँ। एम्प्लॉई से काम लेना है एम्प्लॉयर ने। जी ऐसे ही है। एम्प्लॉयर अपना रोल प्ले कर रहा है? नहीं कर रहा। हुँ। एम्प्लॉयर कहता है कि मैं स्कूल ही बेच दूंगा या इसको हुँ। आउटसोर्स कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों से जान छुड़ा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रही है, वो अपनी ज़िम्मेदारियों से जान छुड़ाने के एजेंडे पर है। तो डॉक्टर साहब आपके पास यहाँ पे क्या सॉल्यूशन? हमने प्रॉब्लम तो एक आइडेंटिफाई कर दी। अब आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को प्राइवेटाइज़ ना अगर किया जाए, किस तरह से टीचर को ऑन बोर्ड किया जाए कि भाई ठीक है आप पुराने हैं, हम आपको निकाल नहीं रहे, बट अपने आप को अपडेट कीजिए। आपके पास कोई फ़ॉर्मूला है नहीं, इसका? देखें देखें, एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको अपडेट करे। ठीक है। आप टीचर को खुद से कह दें कि अपने तौर पर अपडेट हो जाए। नहीं दुनिया सर, में माजरत साहब, दुनिया में कहीं नहीं सर होता। मेरे नॉलेज के मुताबिक कुछ गवर्नमेंट के एंड से इस तरह के शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं टीचर्स को, बट बात ये है कि वो वहाँ जाके भी सिर्फ वही मैं वही खानापुरी कहता है हूँ ना, बस। मैं कहता हूँ कि हम लोग गवर्नमेंट बना ली ना। जी। गवर्नमेंट का ये काम है ना कि अपने इदारों को चलाए। बिल्कुल। इसका ये हल तो नहीं है कि आप उसको गवर्नमेंट से निकाल दें। सर हम देते हैं ना सोल्यूशन, आप प्रोफेसर हैं, इतने 35 जी साल से आप बिल्कुल। सर्व कर रहे हैं, सोल्यूशन देते हैं। मैं अच्छा कहता हूँ कि ईमानदारी से गवर्नमेंट काम करे ना। ठीक है। गवर्नमेंट ईमानदारी से काम करे, गवर्नमेंट ईमानदारी से काम करे और गवर्नमेंट इनको लेके बैठे। इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये माना कि वो लोग आराम आराम तलब हो गए हैं वो लोग, लेकिन ये आराम तलब हमारे सिस्टम ने बनाया उनको। बेशक ऐसे ही। आप जब उनके साथ बैठ के ये बातें तय करेंगे कि भी मिल के चलें और इस सिस्टम को बेहतर करें तो बेहतर कर लेंगे। जो कोई विल है 1-2 ना, फॉर्मूला सर? जो विल है ना हुँ। वो आनी है पॉलिटिशियन की तरफ से। ठीक है। वो विल जो आनी है वो आनी है सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से, मिनिस्टर एजुकेशन की तरफ से। हुँ। अगर वो विल होगी और मेरिट पे होगी, ईमानदारी से होगी, तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। सिस्टम से जान ना छुड़ाएं। सर कोई 1-2 फॉर्मूला दीजिए ना इनको, क्योंकि क्या- इनको तो समझ नहीं आ रही। नहीं, देखिए फार्मूला देखिए, मैं यही दे मैं रहा हूँ ना। मैं सर पता क्यों कह रहा हूँ? हम्म, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप हैं, वो एमपीए एमएनए नहीं है, प्रॉब्ली वो सेक्रेटरी भी नहीं होगा, क्योंकि उसका भी शायद डायरेक्टली ठीक। एजुकेशन से ताल्लुक नहीं है। एजुकेशन से ताल्लुक जो है वो डॉक्टर साहब आपका है। कोई ऐसी चीज़ देके जाएं, चाहे अपनी यूनिवर्सिटी का ही बता नहीं, दीजिए ना देखें सर। देखें देखें, हम लोग यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं, हम लोग अपने तौर पर बैठ के पॉलिसी बनाते हैं। यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी हद तक ऑटोनोमस हैं, हम्म, अपनी पॉलिसी खुद बनाते हैं। आप कह लें मोस्टली खुद बनाते हैं, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट भी खुद करते हैं। हम्म, हमारा टीचर ट्रेनिंग का भी अपना सिस्टम है कुछ ना कुछ। देखें, आपने अगर आप टीचर से परेशान हैं, जी। उसको मोटिवेट करने का काम महकमे का है, हम्म, उसके साथ बैठ के बात करने का काम महकमे का है। हम्म, और स्कूलों में और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बाकी जो हैं, उसमें लीडरशिप प्रोवाइड करना काम जो है वो महकमे का है। ठीक है। महकमा जो है वो बिल्कुल गलत ट्रैक पे चल पड़ा है और वो हम्म, ट्रैक ये है कि हमने जान छुड़ानी है। उन्होंने तय कर लिया है, ये फैसला कर लिया है कि टीचर्स ने काम नहीं करना, हम और हमसे ये सिस्टम नहीं चलना। और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि आप जो है वो गवर्नमेंट किस बात की हैं कि जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है सोशल सेक्टर, उसी से आप जान छुड़ा रहे हैं। हेल्थ में देखें तो आप हॉस्पिटल से जान छुड़ा रहे हैं, हम्म,
और बेसिक हेल्थ यूनिट जो है रूरल उनसे जान छुड़ा रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो चीज़ों को प्राइवेटाइज करना तो हल नहीं है मसले का। सही। इसमें तो ये है कि पब्लिक सेक्टर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे हुँ। और अपने सिस्टम को रन करके दिखाए। आप पर जिम्मेदारी सिस्टम को रन करने की है, सिस्टम को निकाल बाहर करने की नहीं है। सर पिछली गवर्नमेंट में एक नारा लगाया गया था सिंगल करिकुलम वाला, उस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? जी देखिए, मेरी तो ये राय है कि सिंगल करिकुलम होना चाहिए। देखिए, करिकुलम के 2 हिस्से होते हैं। जी, एक हिस्सा होता है जनरल एजुकेशन, जी। कि बच्चे को हमने क्या लैंग्वेज सिखानी है, कम्युनिकेशन सिखानी है, मैथमेटिक्स सिखाना है और कुछ बेसिक साइंस सिखानी है, ये है एक जनरल करिकुलम। हुँ, फिर है स्पेशलाइज्ड। जी। देखिए, आपने अब जैसे लैंग्वेज की बात कर लें, हुँ, अंग्रेज़ी ज़ुबान एक हद तक आपने पाकिस्तान के हर शहरी को सिखानी है। बहुत हाई लेवल की अंग्रेज़ी हर शहरी को सिखाने की ज़रूरत नहीं सही। है। यही वजह है कि बच्चे सीएसएस में इस वजह से फ़ेल हो जाते हैं कि उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती। बच्चे और कई एग्ज़ाम इस वजह से छोड़ देते हैं कि उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती। इसी तरह से हाई लेवल का मैथमेटिक्स कोई ज़रूरी नहीं है, एक बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स ज़रूरी है। तो जहाँ आपने जनरल एजुकेशन देनी है, पूरे मुल्क में क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। हुँ, अगर हमारे पास सिस्टम आप कह लें दीनी मदरसे का है, हमारे पास सिस्टम गवर्नमेंट स्कूल का है, हमारे पास सिस्टम प्राइवेट का है, हमारे पास कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इन सब का करिकुलम एक होना चाहिए, मैं इसके हक़ में हूँ। जी। लेकिन जहाँ स्पेशलाइज़्ड एजुकेशन की बात आएगी, आपने किसी को इंजीनियर बनाना है, दूसरे को डॉक्टर बनाना है, तो आप समझते हैं दुनिया का जौन-सा सिस्टम हुँ, बेहतर है, वो ले आएँ, बिल्कुल सही इसमें है, कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सही। तो इसमें अभी आगे फिर उसमें जो है थोड़ी खटास नज़र आ रही है। खटास इसीलिए नज़र आ रही है ना कि एक हुकूमत ने नारा दिया और दूसरी हुकूमत उसके अगेंस्ट है, तो उसको पसंद नहीं है। तो सर यहाँ पे फिर वही बात आ अच्छा, जाती है, फिर वही ब्यूरोक्रेसी वही क्या कर रही है? ये भी फिर वही कर रही है। नहीं, अब देखें ना, ब्यूरोक्रेसी के पास इख्तियार नहीं है ना, इख्तियार तो तो सर सियासतदान आप के समझते पास हैं कि होता है। सेक्रेटरी जो एजुकेशन है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है? उसको एक ड्यूटी असाइन की जाती है, हुँ, वो उस ड्यूटी को निभाने के लिए कोशिश शुरू कर देता है। इख्तियार नहीं है, इख्तियार फिर पॉलिटिशियन के पास है। देखिए, असेंबलियों के पास है ना। तो अभी सर आईनी फिर तरमीम आपने देखा, अभी आजकल आप देख नहीं रहे कि आईनी तरमीम जैसे चाहते हैं असेंबलियाँ कर रही हैं। तो सर फिर हम दोनों यहाँ बैठ के पढ़ लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि मेरा राजिऊन। ख्याल है पढ़ लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि सर मेरा जो प्रॉब्लम है ना, मैं जब आज के बच्चे को मिलता हूँ, आप भी मिलते हैं, 1100 में से सर 1095, 1097 उस बच्चे के नंबर हैं, जो कि देख के बड़ी खुशी होती है। बट जब आप उस बच्चे के साथ इंडिविजुअली 5-10 मिनट स्पेंड करते हैं, सर उसका वो जो रिजल्ट कार्ड है और जो उसका बच्चे का कैलिबर है वो मैच नहीं ये करता। वो सिस्टम है ना, हमने एमसीक्यूज़ बना दिए, हमने सिस्टम ऐसा बना दिया कि वो अगर रट्टा लगा ले, हम्म, अगर वो चीज़ों को मेमोराइज़ कर ले, याद कर ले और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी ना भी हो, तो वो मार्क्स ले सकता है। इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम उसकी जो कम्प्रीहेंशन है चीज़ों की, उसके जो सब्जेक्टिव मार्क्स हैं या डिस्क्रिप्टिव मार्क्स की जो टाइप्स है, उसमें उसके नंबर में उसे मिलने चाहिए और उसके नंबर उसमें से कटने भी चाहिए। हम्म, तो ये तो सिस्टम हमने ऐसा बना दिया जो कि गलत है। जी, यानी मैं नहीं समझता कि किसी बच्चे के 1100 में से 1100 नंबर आ सकते हैं, हम्म, नहीं आने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे एंड पे जब हम बात करते हैं ओ लेवल ए लेवल के बच्चे की, वो आउटशाइन करता है क्राउड में भी, उसको हमने वैसे ही एक कॉर्नर पे लगा दिया, उसकी उसको जो हम कन्वर्जन है, हाँ, उसमें उसके साथ अच्छी खासी ज़्यादती हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जबकि वो क्रीम है, क्रीम हालाँकि भी नहीं उसने बल्कि, ज़्यादा पढ़ा है, हाँ, यानी क्रीम मेरी क्रीम से मेरी भी राय क्रीम है। ये है कि उसने ज़्यादा पढ़ा है और उसने एक बेहतर सिस्टम में पढ़ा है। हाँ, इसके बावजूद हम जब उसके मार्क्स की कन्वर्जन करते हैं, तो उसके मार्क्स जो हैं वो एफएससी के इक्वल जब आते हैं, तो कम हो जाते हैं। वो कहीं पे भी आगे कर ही नहीं सकता थ्रू यानी आउट। पाकिस्तानी इसमें देखें, मेरे से मेरे जो अज़ीज़ व अक़ारब पूछते हैं कि भी बच्चे को मैट्रिक के बाद या इवन मैट्रिक से पहले वो ए लेवल पे डालना चाहिए या उसको उसको मैट्रिक एफएससी करानी चाहिए, तो मैं तो ये राय देता हूँ कि अगर आपके बच्चे ने अंडर ग्रेड किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से करना है, तो फिर उसे ए लेवल कराएं। हम्म, अगर उसने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, मेडिकल कॉलेज से पढ़ना है, तो उसे आप एफएससी कराएं। होगा क्या कि वो अगर ए लेवल पढ़ेगा, उसके मार्क्स जब कन्वर्ट होंगे मेरिट में आने के लिए, तो वो पीछे रह जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत लायक बच्चा भी बहुत पीछे रह जाएगा, उसका मेरिट ही नहीं बनेगा मेडिकल कॉलेज और डेफिनेटली फिर एक मेंटल प्रेशर तो होता है आपके ऊपर। सर आगे थोड़ा सा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। एक दौर था जिस वक्त में हमने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह में थे, तो बड़ी सख्ती का माहौल होता था, ख़ास तौर पे आप पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें या और जितने बड़ी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज जो जमात जिसको कहते थे, जमीयत के अंडर थे, वहाँ बड़ी सख्ती थी। और आपस में मतलब जितना हम डिस्टेंस पे बैठे हैं, इतनी डिस्टेंस के ऊपर भी लड़का लड़की आपस में बात नहीं कर सकते थे, बुला लिया करते थे ऑफिस में। आज सर ये जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी का नाम लिए बगैर सारे फांसी के अड्डे बने हुए हैं। सबके ऊपर आप देखें कि ऐसे ऐसे वहाँ पे स्कैंडल निकल रहे हैं, चाहे वो टीचरों के हों, प्रिंसिपल्स के हों, आपस में स्टूडेंट्स के हों। माँ बाप ने, गांव देहातों से ज़्यादा बच्चा आता है यहाँ पे, माँ बाप ने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पढ़ने के लिए भेजा है। यहाँ सर एक नया ही
तमाशा, एक नया बाज़ार इस वक़्त जो है चल पड़ा है। इस पे क्या कहना देखिए, चाहेंगे? आपने जो बात की है ना बच्चों के अंदर फ़ाहिशी की, ये फिर वही बात है कि हम लोग ओवरऑल मुनाफ़िकत का शिकार हैं। किसी सिस्टम को ना हम बनाते हैं, ना उसे बनने देते हैं। कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में इंतज़ामिया का ये फ़र्ज़ है, इंतज़ामिया का। हुँ, ये किसी जमीयत का या किसी तंज़ीम तलबा तंज़ीम का फ़र्ज़ नहीं है, ना उसकी सही। ज़िम्मेदारी है, ना उसे ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। हुँ, उसका कोई फ़र्ज़ नहीं है कि वो ये काम करे। बल्कि हम लोग तो मना करते हैं कि आपका ये मैंडेट नहीं है कि आप ये काम करें। सही। ये ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया की है। ड्रेस कोड होना चाहिए, बहुत सारे इदारों में है भी। हुँ, उसकी पाबंदी इंतज़ामिया करवाए। देखिए, दुनिया भर के अंदर जो इदारे हैं, उनका कोई ना कोई ड्रेस कोड होता है जी हाँ, सही है। और वहाँ पे ऐसे रूल्स होते हैं कि अगर टीचर किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, तो उसके खिलाफ कैसे और किस तरह से कार्रवाई करनी है और उसको कैसे सज़ा देनी है दुनिया भर में। मतलब आप सुन के हैरान होंगे कि अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ फ्री सेक्स है, जी। वहाँ पे कोई टीचर अपनी किसी स्टूडेंट के साथ शादी भी नहीं कर सकता, हुँ, नहीं कर सकता। अगर उसने करनी है या ऐसा कोई भी शख्स, वो चाहे ऑफ़िस में काम करता है, अगर उसकी सबॉर्डिनेट है कोई या फीमेल का कोई मेल सबॉर्डिनेट है, तो वहाँ पे आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हुँ, वहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप अलाउड नहीं है। सही। वहाँ पे जॉब छोड़नी पड़ेगी। दोनों छोड़ दें यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो मर्ज़ी करें। उस मुआशरे में जिसे हम आज़ाद मुआशरा कहते हैं, हुँ, हमारे यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। इंतज़ामिया भी सुस्ती, आप देखिए कि इंतज़ामिया सुस्ती दिखाती रही है, हुँ, तो फिर तलबा तंज़ीम में अपना रोल प्ले करती है ना इस तरह का। बिल्कुल ऐसे ही है। ये उनका रोल नहीं है। हुँ, वो अपना काम करें, जो भी उनका नज़रियाती काम है, जी, जो सही भी है। उनका काम है, हुँ, वो अपने नज़रियात की बात करें, लेफ़्ट हों, राइट हों, हुँ, सुर्ख़ी हों, सब्ज़े हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सही। वो अपना काम करें। जो लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, जितने जुड़ना चाहते हैं, वो अपना काम करें। लेकिन वो ये एजेंडा बना लें कि हमने इसको रोकना है, मेरा नहीं ख़्याल कि ये करना चाहिए। अगर वो ये करना भी चाहते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को मजबूर करें कि वो अपना रोल प्ले हाँ, करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर आप भी इतना अर्सा पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल भी हमने बदलते हुए देखा, और जबकि जिस तरह भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का माहौल है, मेरा ख्याल है उतना ही खुला माहौल आप लोगों के पास भी है इस वक़्त। चले थोड़ा नहीं, बहुत मेरा फ़र्क ख़्याल है होगा, थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, 19-20 कह सकते हैं। फ़र्क है। इसको वो पहले जो 16-20 वाला था, अब वो तो मतलब आप लोगों ने ये भी कि ख़त्म कर इस दिया है। किस्म की एक्टिविटीज़ को ना बाज़ अफ़सोस से कहना पड़ता है कि बाज़ प्राइवेट इदारों ने तो इसको अपनी मार्केटिंग का ज़रिया बनाया जी, ऐसे ही है। कि हमारे यहाँ आज़ादी है और लिबास की पाबंदी नहीं है, तो आप लोग अपने बच्चे को या बच्चा खुद जो है वो यहाँ आना चाहे, यहाँ खुला माहौल है, हुँ, इसको मार्केटिंग का ज़रिया बनाया। पंजाब यूनिवर्सिटी कम से कम ऐसा नहीं करती। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँ कि हमारे जो नए वाइस चांसलर आए हैं, इन्होंने बाकायदा यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है या कैलेंडर है, उसमें से ड्रेस कोड का सफ़ा दोबारा से खोला हुँ, और वहाँ पे बहुत सारी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। ठीक है। यानी इस वक्त जो है आप अब लॉन्ग निकर पहन के यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते, हुँ, इवन जॉगिंग टैग पर भी नहीं जा सकते, सही। इसलिए कोई यूनिवर्सिटी का पार्ट है। हुँ, आपने यूनिवर्सिटी में गेट से अंदर आना है तो आपका पूरा लिबास होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप अंदर नहीं आ सकते। इस तरह की पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट की हैं इस वक्त। सही। अच्छा सर, आपने ज़ाहिर है इतने मुख्तलिफ़ पोज़ीशंस पे आपने काम किया, अभी भी प्रो वाइस चांसलर हैं आप पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो दुनिया के अंदर सर इस वक़्त तालीम का जो निज़ाम है, वो तकरीबन 180 डिग्री पे चेंज हो चुका हुआ है। हम आज भी वही घिसी-पिटी तरीके की जो 60 साल पहले बुक शाया हुई थी, आज भी हम वही पढ़ा रहे हैं। तो चलें, एक तो माहौल वाली साइड पे तो जितना का आप लोगों ने कंट्रोल करना था किया, या जो पंजाब के अंदर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ, तो इस वक़्त हमारे यहाँ से ही 5 किलोमीटर दूरी के ऊपर, 5 भी नहीं बल्कि 2 किलोमीटर दूरी के ऊपर एक यूनिवर्सिटी है, जिसमें 365 दिन में से 300 मेरा ख़्याल है दिन वहाँ पे जो है ना कॉन्सर्ट्स चलते हैं। खुला माहौल दिया उन्होंने। पढ़ाई को सर हमने क्यों बैक फुट पे डाल दिया? चलें ठीक है, ये हमने मान लिया जी, मॉडर्न हो गए हम, चलें कह लें, ठीक है? सो कॉल्ड हमने मॉडर्निज़्म का एक जुबा पहन लिया। पढ़ाई कहाँ चलेगी सर? नहीं, देखें जो एजुकेशन का फील्ड है ना, देखें इसको उस तरह से कमर्शलाइज़ कर लिया गया है जिस तरह से नहीं होना चाहिए था। हुँ, देखें एजुकेशन में आप किसी प्रोडक्ट की बात करें ना, मार्केट में जो चीज़ें बिकती हैं, जी, जूते हैं, कपड़े हैं या कुछ हाँ, और है, ऐनक है या कुछ भी है, घड़ी है, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो उसका जो कंज्यूमर है उसकी सेटिस्फेक्शन है। बिल्कुल सही है। एजुकेशन ऐसी नहीं है। हुँ, एजुकेशन में जो स्टेक होल्डर है ना, वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं है हुँ, कि स्टूडेंट को पसंद है कंसर्ट कराना तो आप कंसर्ट कराना शुरू कर दें, स्टूडेंट को पसंद है कुछ और तो आप वो कराना शुरू कर दें। इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, वो वालिदैन भी हैं, वो एम्प्लॉयर भी है, सोसाइटी एज अ होल भी है। तो इन सब की जो नीड्स हैं उसको सामने रख के फ़ैसला करना होता है और फ़ैसला करना चाहिए। सही। ये बहुत गलत हुआ है हमारे यहाँ कि अगर स्टूडेंट जो है वो पसंद करेगा, बस उसी की नीड को, उसी की डिमांड को, उसी की पसंद नापसंद को देखना है। जिसकी वजह ये हुई है कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बेहयाई का माहौल भी, आपने खुद फाशी का लफ्ज़ बोला, वो भी हो रहा है। और मैंने जैसे पहले कहा
कि ये मार्केटिंग का एक ट्रेंड बनाया जा रहा है, मार्केटिंग का टूल बनाया जा रहा है कि हमारे यहाँ कंसर्ट ज़्यादा होते हैं तो बच्चा वहाँ आना पसंद करे। बच्चों को तो और आज़ादी जो चाहिए सर। हाँ, और जो वालिदैन बगैर सोचे बच्चे को वहाँ भेजते हैं, वो ज़ाहिर बात है उसकी जो एजुकेशन है उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर एजुकेशन पे ही आऊँगा सर। हमने अपनी एजुकेशन को क्यों, चले बाकियों को छोड़ें, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ। सर आप लोगों ने वो जदीद जो तरीके हैं, वो जदीद इस वक्त जो जिद्दत आ रही है एजुकेशन के अंदर, आप लोगों ने उसको क्यों उस तरह से अडॉप्ट नहीं किया? नहीं, उसको अडॉप्ट किया है। देखें, ये जो आपकी जो स्टेटमेंट है ना, ये 100% ठीक नहीं है। ये ठीक है। डिपेंड करता है कि फ़ील्ड कौन सा है। हुँ, लेकिन बाज़ फ़ील्ड्स ऐसे हैं जो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पे आईटी का फ़ील्ड है जी। या इंजीनियरिंग का फ़ील्ड है, बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। बाकी जो फ़ील्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे फ़लसफ़े का फ़ील्ड है या जी। इस्लामिक स्टडीज़ का फ़ील्ड हुँ, है या अरबिक लैंग्वेज का फ़ील्ड है, वो उतनी तेज़ी से तब्दील नहीं हो रहे। बिल्कुल सही। तो जितनी तेज़ी से फ़ील्ड कोई तब्दील हो रहा है, हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। हुँ, अब मैं अगर आपको ये बताऊँ कि हमारे पास इस वक़्त जो हैं वो 6 तरह के प्रोग्राम हैं, सिर्फ़ आईटी के एरिया, कंप्यूटर साइंस और आईटी के 6 डिपार्टमेंट्स हैं एक तरह के। सही। इसके अलावा हमने अगर आईटी की ही अडॉप्शन की मिसाल ली जाए तो बहुत सारी जगहों पे हमने आईटी बेस्ड प्रोग्राम जो है वो रन किए हैं। सर एक सख्त सवाल पूछ लूँ यहाँ जी पे? पूछिए। 6 डिपार्टमेंट में से कोई एक भी डिपार्टमेंट का हेड या कोई आपका टीचर कोई ऐसा है जो पाकिस्तान का टॉप सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा हो या कोई टॉप आईटी की कंपनी चला रहा हो? जी, मेरा ख़्याल है कुछ लोग जो हैं वो कंपनी चला रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वो पाकिस्तान की टॉप की कंपनीज़ नहीं है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि हम उन्हें ख़ासा बिज़ी रखते हैं अपने साथ। यानी वो पार्ट टाइमर के तौर पर तो कंपनियाँ चला रहे हैं, लेकिन उनकी कंपनीज़ को पाकिस्तान की टॉप की कंपनीज़ कहना मेरा ख़्याल है पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात पता है क्या है? इसका मतलब सर ये हुआ कि उनका ब्रेड अर्नर उनकी हाँ, टीचिंग है, कंपनी नहीं उनकी है। टीचिंग भी है, कंपनी भी तो है। सर यहाँ पे तज़ाद नहीं हो गया फिर? फिर हम कैसे कह रहे हैं कि हम नहीं, टॉप देखें सलीम देखें गौरी साहब इस देखें वक़्त नेटफुल नहीं, चला रहे हैं। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखें, हम कंप्यूटर साइंस की जब बात कर रहे हैं ना, तो जी, कंप्यूटर साइंस में जो पाकिस्तान में अच्छी कंपनी चला रहा है ना, वो उसके पास टाइम ही नहीं है हमें देने को। यानी इसमें नो डाउट कि हमारे जो कुछ लिमिटेशंस हैं वो आती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में हूँ। हुँ, अब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में हम जो सैलरी देते हैं वो एक एक पर्टिकुलर स्केल के मुताबिक देते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। और वो लिमिटेड पैसे होते हैं। हुँ, अगर उन पैसों पे कोई आगे पढ़ाने को तैयार ही नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, टॉप की कंपनी बन गई है, उसके पास कोई टाइम नहीं है। इवन वो विजिटिंग फैकल्टी में भी आने के लिए तैयार नहीं है। सर इतना ऐसा ज़्यादा वो कमा रहा ऐसा है। हो नहीं सकता सर कि हुँ, आप देखें इसके स्टेक होल्डर जो हैं, हुँ, सबसे पहला स्टेक होल्डर आ गए आप लोग यूनिवर्सिटी, हुँ। स्टूडेंट, इंडस्ट्री, 3 स्टेक होल्डर मैं समझा, चौथे चले एचईसी को डालेंगे जो एंड पे साइनिंग अथॉरिटी। अगर सर आप बैठें उनके साथ, उनको कहें कि भाई देखें ये खिदमत का काम है, और जो इस लेवल को अचीव कर लेता है ना, मैं ये समझता हूँ, अब आपको अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से रिक्वेस्ट आए कि सर खिदमत चाहिए आपकी, मेरा ख्याल है आप इनकार नहीं करेंगे, चाहे बिल्कुल, जैसे कैसे टाइम मैनेज करेंगे। ऐसे ही है। सर बात यही तो हो रही है अच्छा, पिछले ऐसे 75 लोग साल जो है से। ना, ऐसे लोग जो है ना, बड़े-बड़े नाम, इनसे हम कभी-कभार कोई लेक्चर तो करा लेते हैं हुँ, या कोई मोटिवेशनल सेशन करा लेते हैं, या इनकी कंपनी में हम इंटर्नीज़ भेजते हैं। इंटर्नीज़ बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में जाते हैं हुँ, हमारे। इसी तरह से उनको बुला के उनका हम एक एक्सपो भी करते हैं, एक जॉब जॉब फेयर भी होता है, उसमें बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी आती हैं। यानी पाकिस्तान में जो बड़े-बड़े नाम हैं, सिस्टम्स है या और है, वो आते हैं। इनके साथ हमारा इस तरह का राब्ता तो रहता है, लेकिन वो आके एक रेगुलर कोर्स पढ़ाएँ, ये पॉसिबल नहीं है, सर उनके पास कोर्स टाइम ही नहीं पढ़ाना है। ही नहीं उन्होंने। सर हाँ, उनसे अगर हम बैठ के ये न पूछ लें ना कि जनाब ये कोर्स बनाया है, वो नज़रसानी कर दें इसके ऊपर एक दफ़ा। नहीं, कोर्स को आप उनके आउटलाइन देख लें। देखिए सर, उनके साथ बैठ के ये काम तो हम करते हैं। सर मैं पता क्यों ये बात यानी रेज़ कर हमारा रहा हूँ? जो यूसीआईटी है या हुँ, जिसे हम कंप्यूटर साइंस का शोबा कहते हैं, वो पाकिस्तान के बेस्ट शोबों में से एक है। ठीक है। जो इंटरनेशनल रैंकिंग है कंप्यूटर साइंस की, उसमें हम रैंक करते हैं। हुँ, और लाहौर से मेरा ख़्याल है 2 इदारे हैं या 3 हैं। हुँ, लाहौर के 3 हैं। हुँ। फ़ास्ट को भी शामिल कर लें, लम्स को भी कर लें, कि जो इंटरनेशनल रैंकिंग में शामिल है, बाकी नहीं है। सर इस वक़्त इंडस्ट्री की प्रॉब्लम पता क्या है सर? 90% इस वक़्त मार्केट के अंदर जो कंपनीज़ हैं, वो एक ही बात करती हैं कि भई जो बच्चा आता है, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो, जब वो बच्चा आता है ना, वो हाफ़ कुक तो छोड़ें, अभी वो बेसिक फ्लेम पे भी नहीं रखा गया। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी ये तजवीज़ दी है कि देखें, एंड ऑफ द डे हमारी प्रोडक्ट क्या है? बच्चा, जिसको हमने आगे ज़ाहिर मार्केट में भेजना है। ज़ाहिर है, तो सर ज़ाहिर है। क्यों नहीं हम ये 3 स्टेक होल्डर, चले बच्चे को हम थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं, एचईसी पकड़े, लीड इसकी, आप यूनिवर्सिटीज़ को ऑनबोर्ड करें और इंडस्ट्री को ऑनबोर्ड अच्छा, करें। हमारे 1 केस साल में क्यों ना, नहीं लगाया जाता सर इन कोर्स लकीली पे? लकीली हमारे केस में, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के केस में और कंप्यूटर साइंस के केस में ऐसा नहीं है। हुँ, हमारा जो बच्चा है, वो बहुत सारे बच्चे तो अपने आखिरी सेमेस्टर में हायर कर लिए जाते हैं। ठीक यानी है। हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस की क्लास है, उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना, वो तकरीबन 100% है। ऐसे बच्चे हमारे पास नहीं हैं। यानी ये बात फैक्ट है कि हमारे मुल्क में आईटी की एजुकेशन इतनी ज़्यादा दी जा रही है कि बहुत सारे बच्चे बेरोज़गार फिर रहे होते हैं या हुँ, फ्रीलांसर होते हैं।
लेकिन हमारे केस में ऐसा है, मैंने कहा ना कि हमारा टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें शामिल है, पूरे मुल्क के जो टॉप की चांदे की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें शामिल है। हमारा बच्चा अनएम्प्लॉयड नहीं है, कम से कम कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। सही। बाकी जो है वो फील्ड टू फील्ड वेरी करता है। हुँ, अगर बच्चा मैथ्स कॉम का पढ़ा हुआ है तो उसमें से कुछ को जॉब मिलेगी, दूसरों को नहीं मिलेगी। अगर वो इस्लामिक स्टडीज़ का पढ़ा है तो ज़ाहिर है ज़्यादा बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी। अगर वो और किसी सब्जेक्ट को ज्योग्राफी का पढ़ा है तो कम बच्चों को जॉब मिलेगी। इस तरह से ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सा है, प्रोफेशन कौन सा है। अब हमारा तो इतना बड़ा सेटअप है, कुछ 150 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं जी। और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। फिर हम एमफिल पीएचडी लेवल तक भी कराते हुँ, हैं। तो आपको हर तरह की जो वैरायटी है वहाँ पे नज़र आएगी। सही। इस पे सर अभी एक और एंगल जो है इंस्टीट्यूशंस को लेके, इस पे काफ़ी लोगों ने बात भी की है पहले। आई डोंट नो आपका इस पे क्या टेक है? अब आपकी यूनिवर्सिटी सर, पहले एक टाइम था कि इवनिंग कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा करवाया करती थी, कि आपके कैंपसेस तकरीबन बिज़ी होते थे। अब देखिए एक फैसिलिटी है ना आपके अब पास, भी कराते हैं। अभी भी करा रहे हैं। हुँ। अब इंस्टीट्यूशंस की अगर अब ओवरऑल हम 2 बात की तरह से जाए। कराते हैं। एक हुँ, तो हमारे इवनिंग रेगुलर प्रोग्राम है, जो ठीक जैसे है। बीएस है। जी। बाज़ शोबों में हम एमएस भी कराते हैं हुँ, इवनिंग में। इसके अलावा हम शॉर्ट कोर्सेज़ कराते हैं। सही। हमारे पास एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर है जो कराता ही शॉर्ट कोर्स है। हुँ, 3 महीने के कोर्सेज़ हैं और कोई 45 किस्मों के हैं, ठीक है। जिसमें हम आईटी बेस्ड और उसके अलावा भी। हुँ, इसके अलावा एक आपने ई-रोज़गार की स्कीम सुनी जी होगी, बिल्कुल। वो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, हुँ, जब वो ख़त्म हुआ तो यूनिवर्सिटी ने उसे ओन कर लिया है। सही। तो ई-रोज़गार का सिस्टम हमारे यहाँ पे न्यू कैंपस में भी चल रहा है, हुँ, गुजरांवाला कैंपस में भी, जेएलएम कैंपस में भी चल रहा है। सही। ई-रोज़गार के ज़रिए भी हम शॉर्ट कोर्सेज़ कराते हैं। हुँ, आजकल चूँकि दौर ज़्यादा शॉर्ट कोर्सेज़ का आ गया है, तो जी। शॉर्ट कोर्सेज़ हमारे जो है वो बहुत पॉपुलर जा रहे हैं। सही। तो सर इसको इसमें हम स्कूल्स को क्यों नहीं, क्योंकि स्कूल एक इतना बड़ा सेक्टर है पूरे पाकिस्तान में। 2 बजे के बाद सन्नाटा, जिन्नात का बसेरा उस पूरी बिल्डिंग के अंदर। और बिल्डिंगें देखें, बहुत-बहुत बड़ी बिल्डिंग भी है, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, 12-12, 14-14 केनाल में कैंपसेस हैं। सन्नाटे छाए हुए हैं सर उसको वहाँ पे। यूज़ करना चाहिए, अंडर यूज़्ड है। हाँ, तो जो उस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का या इवन बाज़ कॉलेजेस का, वो अंडर यूटिलाइज़्ड है, उसको यूज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट का एक एसेट है और मेरा तो ख़्याल, मैं तो इसके हक़ में हूँ कि 24 घंटे यूज़ करें हम। अभी आप लोगों के पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एफ़िलिएट हैं आप लोगों के साथ। तो उन पे क्यों नहीं सर रोल आउट करते ये प्रोग्राम? नहीं देखें, वो असल में ना हमारे साथ एफ़िलिएटेड ज़रूर हैं, हुँ, उसमें फिर 2 टाइप्स के हैं, कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेट हैं। असल में वो हमारे साथ एफ़िलिएटेड ज़रूर हैं, लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ना, वो गवर्नमेंट पंजाब के साथ है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली वो हमारे अंडर नहीं है। ठीक है। वो जो एजुकेशन देते हैं वो हमारा करिकुलम है। हुँ, वो जो डिग्री देते हैं वो हमारी डिग्री है। इम्तिहान उनका हम लेते हैं। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्हें कंट्रोल नहीं करते। सही। तो उस किस्म का फ़ैसला जो है वो महकमा तालीम पंजाब जो है वो करता है और लेकिन मेरे उसमें, ख्याल में क्योंकि सर लेकिन मेरी बड़ा बड़ा तजवीज़, इंस्टीट्यूशन है ना? जी बिल्कुल, आपकी तजवीज़ बिल्कुल सही है, मैं हाँ, इसे एग्री करता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा उसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, हुँ। आपके करिकुलम की आपने बात की कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को या कॉलेजेस जो आपके अंडर आते हैं, तो उनको आप रोल आउट करते हैं। आपके करिकुलम में कितनी क्विकली या कितने फ़ास्ट इसमें जो है ना रैपिडली चेंजेज़ आती हैं? जिस तरह अभी दुनिया में तो बहुत इसमें क्विकली हो नॉर्मली रही तो हैं। ये होता है कि हमने डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हर 3 साल के बाद ज़रूर उसको रिव्यू किया करें। ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि वो फ़ील्ड कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देखो ना, हुँ, हिस्ट्री का फ़ील्ड है ना, तो बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं हाँ, आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ़ पिछले 3 साल की हिस्ट्री और ऐड हो जाएगी। हुँ, ऐसे ही है ना, हुँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री है तो पिछले 3 साल के वाक़यात भी ऐड हो जाएँगे। हाँ, इसी तरह बाज़ ऐसे फ़ील्ड्स हैं जिसमें हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई नई चीज़ आती है। हुँ, अच्छा, हमारे यहाँ एक और बड़ी मज़े की बात है, वो है सेमेस्टर सिस्टम। हाँ, सेमेस्टर सिस्टम में इतनी आज़ादी होती है टीचर को कि अगर फ़र्ज़ करें कंप्यूटर साइंस का टीचर है, हुँ, एक ख़ास लैंग्वेज उसमें लिखी हुई है कि आप पढ़ाएँ। जी, अगर इस दौरान वो ख़त्म हो गई है, नई आ गई है, तो वो बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी को बताए वो नई लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर दे और उसका इम्तिहान ले ले। हुँ, इंटरनल सिस्टम है ना सेमेस्टर में। सेमेस्टर में जिस टीचर ने पढ़ाना है उसी ने एग्ज़ाम लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हर 6 महीने के बाद, मतलब हर नए कोर्स में वो नई चीज़ें शामिल कर सकते हैं और करते हैं, हुँ, प्रैक्टिकली करते हैं। बट इसमें सर जो अगेन मैं फिर उसी पे थोड़ा-सा फ़ोकस लाना चाहूँगा आपका, कि अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को ऑन बोर्ड कर लें, सिर्फ़ नज़रसानी कर लें, ना पढ़ाए आके वो आपके पास, वो नहीं पढ़ाएगा, नहीं, नहीं, सीधी बात हमारे है। पास जो बोर्ड्स होते हैं ना, जो करिकुलम के फ़ैसले करते हैं, जी, उन बोर्ड्स के ऊपर इंडस्ट्री से भी लोग होते हैं। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कितना टाइम देता यंग है, कौन एंटरप्रेन्योर्स डाले कितना। हैं आपने उसमें? जी, यंग एंटरप्रेन्योर्स डाले हैं आपने जी उसमें? बिल्कुल डालें। सर इस वक़्त आपको पता है कि हमारे ये और फिर देखो ना, अगर हम ई-कॉमर्स पढ़ा, हुँ, ई-कॉमर्स में हम पिछले कई सालों से बीएस प्रोग्राम रन कर रहे हैं सही। और ये पाकिस्तान में कम जगहों पे हो रहा है। हुँ, लेकिन आज तक उसका नाम तो नहीं सुना सर कहीं। नहीं, उसका नाम ये है कि देखें ना, वो 4 साल में मेरा ख़्याल पहला बैच शायद इस साल बाहर आएगा। हुँ, तो जब बाहर आएगा तो पता चलेगा ना कि वो फ़ील्ड में कहाँ-कहाँ गए हैं। आपके पास कोई बच्चा आएगा, बताएगा जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, मैंने हुँ, ई-कॉमर्स में बीएस किया हुआ है। अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल यानी सही। पिछले कुछ सालों से अब वो चौथा बैच जो है इस वक़्त हमने दाखिल किया है। कितने बच्चे तकरीबन आए हैं पहले बैच में?
बच्चे मेरा हाल है 100 ये उसके लगभग हैं। और जो इसमें फैकल्टी आपकी है उनमें से कोई टीचर ऐसा है जिसने कोई अपना मल्टी स्टोर रन किए हो? सर मैं सवाल उसके देखिए, टीचर्स को बरह माजरत के रास्त साथ जानता सर, नहीं, माजरत के लेकिन साथ मुझे जो, ये पता है कि उसमें हम लोग उनको आईटी भी पढ़ाते हैं, उनको ई-कॉमर्स के कोर्सेज़ भी पढ़ाते हैं और उनको हम कॉमर्स के जी, या बिज़नेस के कोर्स भी हम्म, पढ़ाते हैं। अब वो बच्चा जो ई-कॉमर्स पढ़ेगा ना, उसे थोड़ी-सी अकाउंटिंग, थोड़ी-सी मार्केटिंग, थोड़ी-सी एचआर ये भी पढ़ाएँगे हम्म। और साथ-साथ जो एसईओ और ई-कॉमर्स के कोर्सेज़ हैं, वो भी पढ़ाएँगे और सर जो पढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ना हुँ। सर, वो यही है कि हम 4 साल में बच्चे को तोता मैना की कहानियाँ तो पढ़ाते हैं, बट एक्चुअल जो आके चपेड़े पड़नी है ना मार्केट में, इधर का गाल भी लाल होना है, इधर का गाल भी लाल होना है, जब आपने एक्चुअली नहीं, डॉलर बर्न करने हैं आपने इसका अपने। मैं आपको जवाब देता हूँ कि पिछले साल से यूनिवर्सिटी ने हर प्रोग्राम में, हम्म, चाहे कोई भी है, इंटर्नशिप लाज़मी कर दी है, सही। बच्चे का प्रोजेक्ट लाज़मी कर दिया। हम्म, इस किस्म के काम जो हैं, इसमें नो डाउट कि एचईसी ने जो पाकिस्तान लेवल पर भी जो करिकुलम बनाए, उसने भी हेल्प की है। लेकिन अब ये लाज़मी है, कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, हम्म। उसे फील्ड में जाके कुछ ना कुछ करना होगा। वो सर चाहे अगर हिस्ट्री हम पढ़ाए, वो चाहे अगर कॉलेज या स्कूल में हम्म, जाके हिस्ट्री पढ़ाए, सर अगर हम ये जो इंटर्नशिप करनी होगी। पार्टी होती है हमारी 3 महीने, जिसको हम इंटर्नशिप का नाम देते हैं, मैं तो इसको पार्टी ही कहूँगा, इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा पूरे 4 साल में इंजॉय नहीं करते जितने इसमें करते हैं। अगर हम इस 3-4 महीने के टेन्योर को कन्वर्ट कर दें 1 साल के अंदर, 3 साल आप ले लें यूनिवर्सिटी, सर जितना पढ़ाना है पढ़ा लिया, डल गया उसके दिमाग में जो आना था। अगर 3 साल आपके हो जाएं, 1 साल इंडस्ट्री का हो जाए, तो ये जो ब्रिज है हमारे पास इस वक्त, बहुत बड़ा ब्रिज, सर ये अभी देखें, अभी हमने इसको कंपल्सरी, पहले कंपल्सरी नहीं था, पहले हम्म, कुछ सब्जेक्ट करते थे, कुछ नहीं करते थे। अब हमने पिछले साल इसको कंपल्सरी किया है हम्म। और आपकी तरवीद अच्छी है कि इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसका ड्यूरेशन बढ़ा दें। अभी देखिए हुँ, हम इंडिया की बात करते हैं बड़ी, इस वक्त हुँ, इंडिया के अंदर जो सबसे उनके टॉप ग्रेजुएट हैं, जिनको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स उठा रही हैं, वो सारे उनके कौन से इंस्टीट्यूशन है? गवर्नमेंट के हैं सर। और गवर्नमेंट के। हमारे यहाँ जितने गवर्नमेंट के पहले टॉप के जो उठते थे, ग्रेजुएट उठते थे, अब सारे बैठ गए। अब तो इवन आप अपनी सीवी को बताते हुए भी आपको फख्र महसूस नहीं होता कि मैं गवर्नमेंट का पढ़ा हुआ हूँ। नहीं, नहीं देखें, असल में ना इस वक्त आपने जो मौजू छेड़ा है ना, वो है यूनिवर्सिटी की क्वालिटी का। जी। तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छी और बुरी क्वालिटी की यूनिवर्सिटियाँ पब्लिक सेक्टर में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। यानी पब्लिक सेक्टर में भी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ, बुरी भी हैं। हम्म, कुछ नई हैं, वो भी अभी स्ट्रगल कर रही हैं। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी भी हैं, बहुत बुरी भी हैं, दरमियानी भी हैं। सही। तो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी की जो क्वालिटी है ना, इसका ताल्लुक उसका प्राइवेट सेक्टर से होना या पब्लिक सेक्टर से होना नहीं, ये डिपेंड करता है कि वहाँ काम क्या कराया जा रहा है, किस तरीके से कराया जा रहा है। हम्म, तो पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ अभी भी ज़्यादा हैं, हम्म, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियाँ तो इक्का-दुक्का हैं। सही। अभी भी सरकारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, वहाँ पे रिसर्च है, वहाँ पे इनोवेशन है। मैं अगर आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ भी पेटेंट्स हैं, हम लोग जो है वो काम करते हैं, बायो साइंसेज़ में हम लोग हैं, एग्रीकल्चर में हम हैं। हम्म, कपास का एक सीड हमने डेवलप किया, राइस का एक सीड जो इस साल डेवलप किया और वो हमारा मार्केट में है इस वक्त। तो बात ये है कि पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। ये मसला प्राइवेट और पब्लिक वर्सेस का नहीं है आपस में। सही। ये मसला ये है कि आप काम कैसे कराते हैं। बिल्कुल तो सही। काम कराने वाले और आगे फिर जब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है हम्म, कि कोई डिपार्टमेंट बहुत आगे होगा, कोई ज़रा पीछे होगा। बिल्कुल सही। सर रिसर्च पे थोड़ा सा आते हैं, जी आइए। माशाल्लाह 250 जी, जी, सबमिशंस हैं आपकी, विच जी। इज़ नॉट अ जोक। ठीक है, मैथ सोशल में। साइंसेज़ में ज़रा ये अजीब सा सर लगता है। सोशल साइंसेज हाँ, छोड़ें, आप जिस साइंस मर्जी वाले डोमेन का ज़्यादा नाम ले करते लें हैं। सर, हाँ। ये जिस मर्जी डोमेन का नाम ले हुँ। लें, मेरे अपनी फैमिली में कुछ लोग हैं जी, जो जी, जी, बेचारे जी। कई साल स्ट्रगल करते रहे, तो हार्डली शी कुड मैनेज टू सबमिट 2 to 3 सबमिशंस ओनली, एंड देन शी मूव अब्रॉड। ऐसा ही है, ऐसा वहाँ ही है। जाकर उसने 1 साल के अंदर मेरा ख्याल 8 के 10 पब्लिकेशंस जो हैं दे दी। पूरा पूरे सिस्टम ने सपोर्ट किया सर, नॉट ओनली यूनिवर्सिटी, पूरे हुँ। सिस्टम ने स्टेट लेवल पे सपोर्ट किया गया उनको, और उन्होंने अपनी सबमिशंस की। ठीक है, तो यहाँ पे सर ये रोड़े क्यों अटकाए जाते हैं सबमिशंस के दौरान, और आपको उस तरह से रिसर्च की फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दी जाती, उस तरह से रिसर्च को ओपनली वेलकम क्यों नहीं कहा जाता? नहीं देखिए ना, ये बात होती है कल्चर की। देखिए हमारे यहाँ जो मिज़ाज है ना, अमूमी मिज़ाज है जो हम्म, इंसान का, वो है ईज़ी, ईज़ी रहना, चिल अपने आप प्रोग्राम। को ईज़ी रखना, हम्म, चिल प्रोग्राम। अब इसमें क्या है कि रिसर्च मैंने की है, मैंने सुपरवाइज़ की है, कई लोगों के एमफिल पीएचडियाँ कराई हैं। देखिए मेरा ये एनालिसिस है इस बारे में, वो ये है कि रिसर्च एक मुश्किल काम है, हम्म, महंगा है, बोरिंग है और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना, वो बड़ी देर बाद आते हैं। जी। आप एक आर्टिकल लिखते हुए या एक रिसर्च का पीस तैयार करते हुए आपको बाज़ का 2-2 3-3 साल लग जाते हैं हम्म, और जब आप उसको पब्लिश करें, उसका फ़ायदा आपको बाद में महसूस होता है, सही। यानी कुछ देर के बाद। हम्म, इसको पब्लिश करना भी आसान नहीं है। अच्छा, मेरे जैसे बंदे ने तो अपने कैरियर में ये सोच लिया था शुरू में ही
आज से 32 साल से ज़्यादा हो गए मैंने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की कि मुझे रिसर्च करनी चाहिए। हुँ, और यही वजह है कि मैं लगा शुरू में अकेला था, बाद में फिर टीम बन गई, मेरे फिर पीएचडी के स्टूडेंट्स आ गए, मेरे जूनियर फैकल्टी मेंबर आ गए और लोग आ गए, टीम बन गई। आजकल मैं टीम में काम करता हूँ, लेकिन पहले अकेला भी करता रहा। सही। अब मेरे जैसा बंदा डेडिकेशन के साथ तो करता रहा और उसका बेनिफिट भी हुआ। हुँ, आज मैं जो है यूनिवर्सिटी का सबसे सीनियर प्रोफेसर हूँ, छोटी उम्र में मैं फुल प्रोफेसर बन गया था रिसर्च की वजह से ही। सही। इसके असरात जो हैं वो देर से आते हैं, लेकिन देर पा होते हैं। हुँ, मुश्किल काम है। अब एक ऐसा बंदा जिसकी प्रायोरिटी पैसा कमाना है, जो आराम से अलहदा बैठ के अपना काम नहीं कर सकता, जो मिजाजन ज़रा सोशल है, हुँ, उसके लिए अच्छा रिसर्चर बनना मुश्किल काम है। सही। एक तो बात ये। दूसरा ये है कि अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया की बात करें तो वहाँ तो रिसर्च के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, हुँ, इक्विपमेंट चाहिए, केमिकल्स चाहिए, इवन आपको लाइब्रेरी में बहुत अच्छी और महंगी वाली किताबें भी चाहिए। तो वो हमारे मुल्क के जो ओवरऑल हालात है, मैंने पहले कहा कि एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी कभी भी नहीं रही। जी। गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग आती है, अब आपको आपको हैरानी होगी कि नवां साल है इस वक्त कि जब गवर्नमेंट की फंडिंग जो है वो एक जगह पे स्टैग्नेंट है यूनिवर्सिटियों की। ठीक है। अब यूनिवर्सिटियों को छोड़ दिया गया है कि आप खुद कमाएं, हुँ, खुद अपना खर्चा करें, सही। और गवर्नमेंट एक पैसा नहीं बढ़ा रही। इसका नतीजा क्या होगा कि जो रिसर्च के लिए फंडिंग पहले थी वो और कम हो जाएगी। चलें सर, ये इस पे तो मैं आगे बाद में बात करता हूँ, हम्म, पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो इस पे अभी जो कुछ लोग बेचारे अपनी मदद आपके तहत करना चाहते भी हैं, चलें उनको तो थोड़ा-सा सपोर्ट किया जाए। ये बहुत स्पोर्ट सारे लोग जो हैं वो दिल बर्दाश्त होके छोड़ जाते हैं। ये देखें, सपोर्ट करने का एक तरीका यही है ना कि आप हुँ, उनको फंडिंग दें, हुँ, उनको फैसिलिटीज़ दें। और दूसरा फिर है हमारा कल्चर, कि अगर 10 लोग जो हैं उनमें से 8 रिसर्च नहीं करने वाले, तो उन 2 को कहाँ जीने देंगे वो? ये जो कल्चर है हमारा सोशल कल्चर, ऐसे ही है। एक जेलसी की बात करें हुँ, दूसरे को। अच्छा, दूसरा आगे निकल रहा है, अच्छा हर कोई ये फील करता है जिसका किसी अच्छे जर्नल में आर्टिकल पब्लिश होता है, ख़ासतौर पे इंटरनेशनल जर्नल में, तो दूसरे उससे उससे जेलसी फील करते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि उसको उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। सर तकरीबन इस जब वक़्त कौम ओवरऑल तरक्की अगर नहीं करेगी, हुँ, तो लोग आगे बढ़ने वाले को पीछे खींचेंगे। सर ऐसे ही है। अभी हुँ, तकरीबन 25 करोड़ आबादी, जी। ऑलमोस्ट 80 साल को टच करने वाले, कोई एक सर बड़ा शाहकार नहीं निकला यहाँ से। तो चल किस तरफ रहे हैं सर? हर चीज़ में ही हम पीछे, हर चीज़ में बैक फुट पे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा मायूसी की हमें बात करनी चाहिए। देखें, पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम को डेवलप किया, हुँ, हमारे लोगों ने किया, किसी ने बाहर से आके नहीं किया, हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। हुँ, लेकिन हमने बहुत अच्छा डेवलप किया। हम दुनिया के चंद ऐसे मुल्कों में हैं जिनके पास एटमी टेक्नोलॉजी है, बेशक, और उसको एटम बम तक लेके गए। बेशक। ठीक है ना? अब ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तानी अपनी मदद आपके तहत बना सकते हैं और दुनिया के 6 7 8 मुल्कों में शुमार हो सकते हुँ, हैं। इसी तरह और कई ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूं कि अभी हमारी इंडिया के साथ जो है वो जंग हुई थी, एक छोटी सी जंग थी जी, 3 4 दिनों की। उसमें क्या हमारे नौजवानों ने कमाल नहीं दिखाया, बेशक दिखाया। और हमारे वहाँ पे कोर कमांडर लाहौर आए थे। उन्होंने हमें कहा कि मैं क्यों यूनिवर्सिटी में आया हूँ। मैं हुँ, आपको ये बताने आया हूँ कि जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया वो यूनिवर्सिटियों के वाह! स्टूडेंट्स थे, वेरी नाइस। स्टूडेंट लेवल के लोगों ने। वो कहते हैं हमने शट डाउन किया उनकी पावर, उनके कई शहरों की, सारा सारा दिन। हुँ, और किसने की? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। वेरी नाइस। तो बात ये है कि हम लोग अगर हमें रिसोर्सेज थोड़े मिल जाएं और कौमी और हुब्बुल वतनी का जज्बा भी हो, तो मेरा ख्याल है हम मिरेकल्स कर सकते हैं। सर यही तो देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात भी यही हम्म, है और अफ़सुर्दा बात भी यही है हाँ, कि अभी इतना हालात तंग किए हुए हैं इन बच्चों के ऊपर। 65% 70% अब तो नाम कुछ एजेंसीज़ ले रही हैं कि 70% जो है ना यंगस्टर है हमारे। सर इतने तंग हालात में भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले देखें 5 7 10 साल के अंदर बच्चों ने अपना रास्ता खोल लिया है। ये बच्चे अभी पाकिस्तानी नहीं रहे, ये ग्लोबल सिटीज़न हो गए हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ इनको अगर हल्की सी भी हवा दी जाए ना ठंडी, नहीं, तो ये बड़ा कुछ कर देखें सकते हैं। देखें ये जो ठंडी हवा है, ये देने से किसने रोका है? हमें, यानी हमें किसी ने बाहर से आके तो नहीं रोका। इंटरनल ही है। मैं और आप हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को बनाना है, इस हुँ, मुल्क को चलाना है। अगर मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ, मेहनत से करूँ, अब मुझे ज़्यादा आराम तलबी की आदत ना हो, मेरे अंदर ईमानदारी भी हो और मेरे अंदर जज्बा भी हो और मैं सही लाइन पे सोचूं भी, तो मेरा ख्याल है मैं बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सही, बिल्कुल आप सही। अपने फील्ड में रह के, जैसे आप अभी बता रहे थे, आप ई कॉमर्स में एक्सपर्ट हैं, आप ये पॉडकास्टिंग के ज़रिए अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं। मेरा ख्याल है मैं, आप, हमारे सारे दोस्त, अगर हम मिल के इस मुल्क के लिए पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव प्लान करें
और ये जो सिनर्जी है उसको एक जगह हम लेके आए तो मेरा ख्याल है मुल्क आगे बढ़ेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। सर इंडिविजुअल लेवल पे तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। ऐसे ही अगर देखे जाए तो पिछले 5-7 साल में इंडिविजुअल लेवल पे बच्चों ने सिस्टम बहुत बनाने मेहनत से की है। हमें किसने रोका है? सर सिस्टम बनने ही नहीं दिया जाता ना। नहीं, मेरा सिस्टम देखें वही जो हमने शुरू में बात मेरा की थी। यही है ना, देखें हुँ, मेरी बात सुने, नहीं तो हम सिस्टम बनाए ना। तो सर यही तो फिर मैंने आपसे शुरू में सवाल पूछा। अगर हम बड़े-बड़े ओहदों पे बैठ के भी हाँ, हमें नहीं समझ आती कि भाई सिस्टम मैंने बनाना है, हुँ। सिस्टम किसी और ने नहीं बनाना, बाहर से किसी ने नहीं आना। कोई कौम ऐसी तरक्की नहीं की जिसको बाहर से आगे तरक्की दी गई है। हर कौम ने खुद सोचा। कोरिया खुद अपने पाँव पे खड़ा तो हुआ है, डॉक्टर साहब ये तो आपकी मलेशिया अपनी खुद अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, ताइवान खुद अपने पाँव पे खड़ा हुँ। हुआ है। आज तुर्की अगर अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है तो खुद खड़ा हो रहा है। तो सर ये तो तो आपकी अपनी पाकिस्तान स्टेटमेंट ही फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर गई। यही तो क्या? मैंने शुरू में कहा था कि हुँ, यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पे क्यों नहीं करती। अब आपने थोड़ी देर पहले हुँ, बात की जी वसाइल नहीं है। सर पंजाब यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल है हुँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और वाहिद यूनिवर्सिटी जी, जिसके पास इतनी लैंड है हुँ। कि ये वहाँ चाहें तो मल्टी बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट खड़े कर सकते हैं। तो हम क्यों रो रहे हैं अभी इस बात पे कि जी हमें वसाइल नहीं नहीं, मिलते, हमारे फंड्स नहीं। असल बात तो फिर ये वही मैं है ना, समझता हूँ असल सर बात कि फिर वही गवर्नमेंट है ने ना कि अच्छा हम किया है। सारे मिल के जो हुँ, सिस्टम बना रहे होते हैं ना, वो सिस्टम हम खुद ही नहीं बना रहे। हाँ, अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, हमने ख़त लिखा है अपनी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, कि हमें कमर्शलाइज़ करने की इजाज़त दें, लैंड हमारे पास पड़ी है, हम ठीक इस है, पे कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बना लें। ठीक है। उसका कोई जवाब नहीं आ रहा हुँ। और हमें ज़्यादा उम्मीद है कि वो जवाब नहीं दे रहे और शायद ना दें। सर पहिए लगा लें। बस असल असल बात ये है ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो पहिए लगाने वाला जो किरदार है, ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर होता हुँ, तो वो जाके अपनी मर्ज़ी से अपना काम करवा लेता। गवर्नमेंट सेक्टर में लोग इससे भी थोड़ा घबराते हैं कि यार आगे बढ़ के कौन ऐसी बात कहे, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी ना हो जाए, मेरा मेरा कोई स्कैंडल ना बन जाए, थोड़ा-सा इस तरह की रुकावटें हैं। सर काम नहीं करना चाहता ये कोई। रुकावट नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। हम देखिए, हम यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं ना, हुँ, हम लोग तो करना चाहते हैं। मतलब मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल इस पे बता रहा हूँ, ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ और आपके फ़ोरम पे बता रहा हूँ कि मैंने खुद मिनिस्टर एजुकेशन से बात की है कि हमारी एक फ़ाइल है, आप उसमें हमारी हेल्प करें, और उन्होंने वादा किया है कि मैं हेल्प करता हूँ, हुँ। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सर तो देखिए बात आपके ये पास है सबसे कि बड़ी वो पावर भी ये है कि इस हुँ, पोजीशन में बैठे हैं ना, सर शोर मचाएँ। सही, किसी दिन तो सुनी जाएगी ना। तो मचा तो रहे हैं। हाँ, देखिए बात वही है, हम बात तो कर आप इस सकते हैं ना। कैमरे के ज़रिए हमारी हाँ, बात पहुँचाएँ आगे। बिल्कुल बात तो कर सकते हैं ना, जी, बिल्कुल, जितनी ज़्यादा फ़ोरम पे बात बिल्कुल करेंगे, करेंगे, होगी। देखिए, बिल्कुल। दिल दुखता है और सर वहाँ हमने पे। उसमें वादा किया है हुँ, कि जितनी लैंड हम कमर्शलाइज़ करेंगे, उसकी इनकम का कोई एक पैसा भी स्टूडेंट्स की वेलफेयर के अलावा कहीं और खर्च नहीं होगा। देखिए इतनी प्राइम ये हम लोकेशन है वादा सर। कर रहे हैं हाँ, और ये हम लिख के दे रहे हैं हुँ, कि स्टूडेंट्स के काम आएगा और किसी जगह हम खर्च नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम टीचर्स की सैलरी बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉइज़ को कोई फैसिलिटी दे देंगे। हम वो सारे का सारा पैसा जो वहाँ से आएगा, हम स्टूडेंट्स के ऊपर खर्च करेंगे बस। सर मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं? टीचर्स पे क्यों नहीं? बिल्डिंग्स क्यों नहीं नई बनती? वहाँ रेस्टोरेंट्स क्यों नहीं बनाए जाते? वहाँ अभी कुछ अर्सा पहले मेरा पता नहीं क्यों वो हटा दिया आप लोगों ने, मार्कीज़ बनी थी मेरा ख़्याल है कुछ, ये इसके पास बरकत वही मार्केट के बात है पास। ना, हम लोग सिस्टम नहीं अब वो बनाते। सर क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस वक़्त, आज से कुछ साल पहले की बात है, कि आपने मार्किज़ क्यों बनाई हैं, हटाएँ। हटानी पड़ गई। अब देखें ना, मतलब चलने नहीं एक देना यानी किसी को। इनकम चले, उसमें कुछ आ ही रही थी ना, सर देखें अच्छा और वो खासा इनकम उससे वो है। यूनिवर्सिटी को आ रही थी, किसी हाँ, की ज़ाती जेब में थोड़ी जा रही थी। एक वक़्त था मुझे याद है जब हम सुप्रीम बड़े हो कोर्ट रहे के थे। चीफ जस्टिस ने कहा जी कि हटाएँ इसे, हुँ, हटाना पड़ा। अब का मुझे नहीं पता, जब हम बड़े हो रहे थे क्रिकेट ग्राउंड हम लोग बुक किया करते थे पंजाब हाँ, वो यूनिवर्सिटी तो में। खैर अभी भी करते हैं, अभी भी हो रहे अभी हैं। भी करते हैं। ठीक है, अब इतनी बड़ी जगह है हमारे सर, उस पे पास क्या जो फैसिलिटीज़ खेलों नहीं की बनाई जो भी जाती? फैसिलिटीज़ हैं, हम हुँ, बुक करते हैं, प्राइवेट क्लब जाते हैं, हम उनसे पैसे लेते हैं। बिल्कुल। ग्राउंड के मेंटेनेंस का खर्चा उसमें से निकल आता है। मेरे नज़दीक सर इस वक़्त हुँ, जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, कोई भी है, हुँ, किसी का नाम ले लें, पीआईए के रौनक सर खबरों में चल रहा होता है, हर इंस्टीट्यूट खुद कमा सकता है। इसकी छोटी-सी मिसाल दूँगा मैं, लोग चाइना की अक्सर मिसालें देते हैं, मैं चाइना की बजाय मैं दुबई को एनालाइज़ करता हूँ। सर दुबई में अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, हर डिपार्टमेंट ने अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाई है, उस प्रोडक्ट का एक हिस्सा उन्होंने इंटरनल यूज़ किया है, ये हैरानगी की बात है सर, कभी आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, और दूसरा हिस्सा गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है। सही है। दुनिया में उल्टा होता है कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को सिस्टम बना के देते हैं, आईटी के सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। उधर उन्होंने उल्टा किया है सर, उन्होंने गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया है और उसमें से बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो प्राइवेट कोलैबोरेशन के साथ बने हैं, बट ओन उसको गवर्नमेंट करती है और फिर वो गवर्नमेंट उसको बेच रही है प्राइवेट हमारे सेक्टर्स को। यहाँ बाज़ डिपार्टमेंट्स में ऐसे काम हुए हैं, जैसे मैंने अभी बायोलॉजिकल साइंसेज़ की बात की, हुँ, एग्रीकल्चर की बात की, कि जहाँ हमने सीड डेवलप किया और वो सीड हमने जब प्राइवेटली उसको बेचा या प्राइवेट कंपनियाँ उसको डेवलप करके बेचती हुँ, हैं, तो हमें रॉयल्टी आती है। बिल्कुल। यानी कुछ ना कुछ इनकम इससे आती है। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है, इसको हम एक सैटिस्फैक्टरी लेवल नहीं कह सकते। हुँ। मतलब ये है कि जिन डिपार्टमेंट्स में हो रहा है, बड़े थोड़े से डिपार्टमेंट्स हैं। ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स को जो है वो फ़ीड करना पड़ता है गवर्नमेंट की फंडिंग से, कि जो अब कम होती जा रही है। सर तासुब की ऐनक उतार के अगर देखें ना,
तो पाकिस्तान ऐसी सरखेज़ जगह है, हर डिपार्टमेंट में सर आपको कुछ ना कुछ ऐसा रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल मिल जाएगा मिल जाएगा, कि जहाँ मिल पे जाएगा। अभी एक छोटी सी एग्जांपल, जिसका पासपोर्ट बनवाने आप जाते हैं, अब तो उन्होंने काफ़ी बेहतर कर दिया सिस्टम। 2 किलोमीटर पीछे से टाउट आपके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा ही है। दुबई ने इस टाउट सिस्टम को पता कैसे ख़त्म किया सर? आप एक नॉर्मल इंसान है, आपको अपना कोई भी रिन्यू करवाना है पासपोर्ट या कोई आईडी कार्ड वगैरह, आप जाएँ, जाके जो 150 लोगों की लाइन लगी है, आप भी उसमें बैठ जाएँ, नॉर्मल फ़ी है। आप थोड़े अपने आप को वीआईपी कंसिडर करते हैं, सर एक और सेपरेट लाइन उसी के पैरेलल लगी हुई है। इधर अगर मिसाल दे रहा हूँ उसकी आपकी फ़ी 200 दिरहम है, तो पैरेलल लाइन में आपकी हो जाएगी 300 साढ़े 300 दिरहम, मुश्किल से जी, 10-12 लोग हो गए। आप कहते हैं नहीं जी मैं तो बड़े बाप का बेटा हूँ, मुझे तो वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। अब तीसरी वाली सर लाइन में तीसरी बना दी उन्होंने वीवीआईपी। खूबसूरत एक हॉल बना हुआ है, उसमें खूबसूरत सी दुशीज़ा आपके पास आती है, आके आपको चाय कॉफ़ी पूछती है, आपके पेपर लेती है। बाय द टाइम यू फिनिश योर टी और कॉफ़ी, शी विल कम बैक विद द जॉब ऐसे डन। ही। फ़ी कितनी है? अच्छा 10 यहाँ टाइम कर यहाँ भी दिया। कुछ ना कुछ वो मॉडल जो ओ सर है, छोड़ दे, क्या आप वो मॉडल नादरा हुआ है? नादरा में सर देखें। क्या मॉडल हुआ है वो मजाक है, वो जोक है सर, वो मॉडल नहीं है उसको कहेंगे। बाहर से आपको लाइन अवॉइड कराई, अंदर भेड़ बकरियां एक ही खाते में, पता ही नहीं अंदर 500 बंदा लगा हुआ लाइन में। जब आपने किसी को वीआईपी कंसिडर करवाना है तो फिर करवाएं, सही है, फिर आप सही है। उस तरह से करवाएं कि जिस तरह बाहर से पर्ची लेके आता है किसी की सिफारिश के। अब मैं जी प्रोफेसर साहब को जानने वाला अंदर बैठा है, मैं आपको कह के करवा लिया, मेरे मेरे लिए ये तो सिस्टम तो वीवीआईपी नहीं है। है। मैं पीछे से जाऊंगा, 10 लोगों की लाइन लगी है, सबसे पहले मेरा काम होगा। ये सिस्टम नहीं है। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये 3 सेगमेंट है। हुँ, अब जब ये 3 सेगमेंट अवेलेबल है तो मेरी जरूरत ही नहीं होगी किसी को कहने सही की बात गैर है, सिफारिश कर दो मेरी। सही बात है, सही बात कंप्यूटराइज हर चीज़, चलान उन्होंने इसी तरफ से अपने मैनेज किए हैं। हुँ। उन्होंने एक टाइम था कि खारजियों को हैवी फाइन और लोकल को माफ़ी। अब लोकल ने सिस्टम को यूज़ करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी। उन्होंने सर कंप्यूटराइज कर दिया। सही। उन्होंने कहा कंप्यूटर को नहीं पता कि तुम अरबी हो या अजमी हो, हुँ, सबको एक ही फाइन पड़ेगा। और ऐसे हैवी हैवी फाइन डाले, हुँ। अब तीर की तरफ सीधी है ट्रैफिक वहाँ पे। नहीं तो दुनिया हमारे सामने है ना, अब दुनिया से सीखने से तो हमें किसी ने मना नहीं किया ना। हम्म, अब किसी इदारे का सरबराह बेहतर है, वो बेहतर तरीके से इदारा चला लेता है, दूसरे का जो है वो थोड़ा मसला होता है। हमारे मुल्क में ऐसे ही है। यानी जब आप एक डेवलपिंग कंट्री होते हैं तो डेवलपमेंट आपने करनी होती है, तो उसका पेस हर इदारे में एक जैसा नहीं भी होता। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसमें देखने की बात ये कि क्या हम सही सिमत में जा भी रहे हैं कि नहीं जा हम्म, रहे, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सर एक वर्ड यूज़ किया जाता हम्म, है, तालीम और तरबियत। हम्म, तालीम का तो हमने वैसे ही बैठा दिया, अनफॉर्चुनेटली हमने तरबियत का भी बैठा दिया। जी ऐसे ही अब इस वक्त आप बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आप किसी सिग्नल पे खड़े हो जाएं, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की वायलेशन करते हुए आपको स्टूडेंट नजर आएंगे। ऐसे ही है। पीछे उसने बैग पहना असल में होगा, यही, हाँ, सिग्नल तोड़ेगा। असल में यही वो इमेज है जो हम बड़े जो हैं वो बच्चों को दे रहे हैं। हम्म, अनफॉर्चुनेट है। इस चीज़ की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है। वालिदैन का रोल है, उस्ताद का रोल है, उसके बाद फिर आपके बड़े जितने भी हैं, इसमें आपके जो हैं देखें ना, आप बड़े बड़े दानश्वर भी हैं, बड़े बड़े नाम भी हैं, इसमें सियासी लोग भी हैं, गैर सियासी भी हैं। अगर वो अपने किरदार को दिखाएंगे अच्छे वाला, तो अगला नौजवान समझेगा कि ये अच्छे लोग हैं। मसलन आप हैरान होंगे कि मोटरवे पर, ये हमारे सिस्टम, हमारी मोटरवे हाँ है ना, बिल्कुल। हाँ तो फाइन करते हैं सर ना। मोटरवे छोड़े, हाँ, ये अब जा रहे हैं सीधा 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 जा रहे हैं, जी। अचानक आपको जो है ना वहाँ पे नाका लगाता है नज़र, हुँ, कैंट का, हाँ, तीर की तरफ सीधे हो जाते हैं सर कैंट ऐसे पे। ही, ऐसे हालांकि ही। कोई पुलिस वाला नहीं नहीं तो खड़ा, वहाँ कुछ कोई नहीं है। बदतमीज़ी नहीं कर सकता, हाँ कोई ऊँचा नहीं बोल सकता, उन्हें पता है कि ये लोग छोड़ेंगे नहीं और हाँ, हर किसी को एक जैसा कैंट समझेंगे। से आपको, कैंट के अंदर आप हुँ, एंटर होते हैं ना, आपको कुछ सिग्नल तोड़ता नजर आता है, ना ऐसे ही आपको है। कोई रैकलेस ड्राइविंग करता नजर आता है, हालांकि कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन नहीं पता तो है डंडा ऊपर। इसमें देखें, इसमें कानून की हुक्मरानी अगर आप करें, मतलब मैं अगर करूँ, हम्म, अब मैं किसी एक को छोड़ दूँ, दूसरे को ना छोड़ूँ, हाँ एक को मैं जो है वो फ़ाइन करूँ, दूसरे को ना करूँ, तो ये तो लाकानूनियत हो गई ना। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं एक जैसा हाथ रखूँ सबके साथ, तो मेरा ख़्याल है कानून नाफ़िज़ हो सकता है और सबको पता होगा। प्रोफेसर साहब डंडा, जब हम बड़े हो रहे मेरा थे ना, यही ख़्याल है। जब बड़े हाँ, हो रहे थे ना, एक एकेडमी होती थी, शायद आपने भी सुनी हो, नईम शाह एकेडमी। सर मार मार के दुर्गत बना देता था, लेकिन मजाल है उनके नलायक से नलायक बच्चे की भी फर्स्ट डिवीजन से कम नंबर आते थे। तो सिर्फ हल एक ही है सर पूरे सिस्टम को बेहतर करने का, डंडा। डंडा करे तगड़ा और एजुकेशन मतलब डंडे कर को दे। हम इस तरह से कहें कि कानून की हुक्मरानी आपने करनी है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी खौफ के, और ये मेरा ख़्याल है की जा सकती है। सर डंडे से बुरा फाइन करे, हैवी फाइन करे, सिस्टम इतना तगड़ा कर दें, अच्छा है ना, लूप होल बचे ही ना अच्छा है कुछ। ना, ट्रैफिक पे हैवी फाइन हाँ, होने शुरू हुए हैं। अब देखिए आपने नोट किया, इससे फ़र्क पड़ा है? सर पड़ेगा मैंने क्यों नहीं नोट किया, पड़ेगा, पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा। मैंने इशारों पे नोट किया है। सर देखिए बात ये है, लोग लाइन से पीछे खड़े होते पीछे हैं, खड़े हो रहे हैं, अब 10-10 हज़ार, फ़र्क पड़ा 25-25 है, हज़ार रुपए का फर्क पड़ेगा सर, फ़र्क क्यों पड़ा नहीं है। पड़ेगा। और हुँ, दूसरा सिस्टम तगड़ा कर दें, लूप होल बंद कर दें, और दूसरी तरफ से सर एजुकेशनल कैंपेन्स, ऐसे ही है।
दिस इज़ द ओनली ऐसे ही सॉल्यूशन, ऐसे इसके ही अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा देखें, मैं चूंकि एजुकेशनिस्ट हूँ ना, तो मुझे तो अपने मुल्क के हर मसले का हल जो है वो शायद एजुकेशन नजर आता बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। है। आप एजुकेट करें। हाँ, जहाँ भी मैं देखता हूँ कि मसला है, मुझे लगता है कि एजुकेशन इसका हल है। सर वो मिसिंग है तो वो मसला मिसिंग है तो सबसे मसला ज़्यादा पैदा बड़ा होता वो बन रहा है। है। ऐसा ही है। अब बहुत सारे देखिए, हम बैठे हैं शहरों में, हमारा एक और भी प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना अपने ही शेल में बैठे हैं। मेरा ताल्लुक आपसे, आपका ताल्लुक मेरा, हम अपने नीचे तो देख ही नहीं रहे। नीचे वाले बहुत सारे, अभी खास तौर पे अब अगर कोई गांव देहात से गाड़ी लेके आ गए शहर में, उसको नहीं पता सर कि शहर में गाड़ी कैसे चला। उसने वैसी चलानी जिस तरह अपने वो कच्चे पये पे चला तो रहा था। एजुकेशन वहाँ पहुँचाए ना आप। एग्जैक्टली उसकी कैंपेन्स चलाई जाए, और इतनी हम्म। हैवी कैंपेन्स हो कि पता चले। वो वाली कैंपेन की तो बात नहीं मेरा हो रही। ख्याल है सोशल मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहरहाल देहात तक एजुकेशन पहुँचाने का कुछ काम तो किया है ना। और दूसरा की है, हाँ, तो माजरत के हम साथ, वो मजीद पता कर कौन सा सकते किया है? हैं। 50,000 लाख रुपया लेके झंडे गाड़े हैं जी, मैंने पूरे 5 साल में ये किया। सर वो एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये बताना है अभी इस वक्त बड़ी माजरत के साथ, अगर किसी ने इमाम शरीफ पहना हुआ है, वो आपके कानून के आगे खड़ा हो रहा है जी, मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा। कौन से मज़हब में, कौन से उस पे फ़िक़्ह की किताब में, हदीस में कहाँ पे लिखा है कि भाई आपको आपका कानून जो है वो इमामा से वो रोक रहा है? भाई इमामा आप पहने, इमामे से आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है, बचोगे? हेलमेट बचाएगा आपको। आप पहने इमामा, आपको कोई मना असल नहीं कर बात रहा। फिर वही है ना कि उनकी एजुकेशन के ज़रिए हाँ, ऐसे लोगों के साथ बैठ के बात की जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ठीक है ना। प्रोफ़ेसर साहब, जब हम बड़े हो रहे थे, उस वक़्त लाइब्रेरी का बड़ा एक रिवाज था। अभी भी, आज भी दुनिया में कहीं पे जाएँ, अभी मुझे लास्ट टाइम इत्तेफ़ाक हुआ नॉर्वे के अंदर एक लाइब्रेरी देखने का। सर मैं आपको बयान नहीं कर सकता वो कैफ़ियत। इतनी ऑटोमेटेड, इतनी जदीद लाइब्रेरी, पूरी लाइब्रेरी के अंदर वो होगी तकरीबन कोई 12-15 कनाल में 3 मंज़िला लाइब्रेरी। सर ऐसा खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, और पूरी लाइब्रेरी के अंदर बंदा ही कोई नहीं। एक बंदा बैठा हुआ है, सिर्फ एंट्रेंस के ऊपर अंदर गए हैं, मेरे पास कार्ड को मैंने स्कैन किया है, मैंने अपनी बुक का नाम लिखा है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, उन्हीं के अंदर आप नाम लिखेंगे, रिपोर्ट खुद वो बुक ला के एक बेल्ट लगी हुई उसके ऊपर आपको दे देगा, और आपको 30 डेज़ अलाउ कर दिए जाएंगे। 30 डेज़ के बाद आप जाके रिटर्न कर देंगे। एक चीज़ ये मैंने देखी। दूसरा, जितनी ग्रॉसरी स्टोर्स हैं उनके बाहर सर एक स्टील का बॉक्स लगा हुआ, जिस तरह कूड़े की बिन होती है हमारे पास, उस तरह का एक वो लगा हुआ। 3 लगे हुए हैं, एक साइड पे लगी हुई बिन लगी हुई, और थोड़े से डिस्टेंस के बाद एक बड़ा सारा बॉक्स, उसमें चैरिटी के लिए आप वो डाल सकते हो। और एक बड़ा ही खूबसूरत, इंतहाई नफीस, ज़्यादा उसका साइज़ होगा मैक्सिमम 5 बाई 5 का, बड़ा प्यारा कैबिन सर, उसके अंदर 2 लोगों के बैठने की जगह, और अंदर बुक्स लगी हुई हैं। वो इतना प्यारा खूबसूरत कॉन्सेप्ट मुझे हम्म। लगा कि हम्म। अच्छा, उसका कॉन्सेप्ट क्या, उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं रखती बुक्स, कोई नहीं हम्म। रखता। हम्म। आपके पास घर में एक्स्ट्रा बुक्स पड़ी हैं, आप लाए वहाँ रख के चले जाएं। जी, वो गिफ्ट दे आपको दें। पढ़नी है वहाँ बैठ के पढ़ ऐसा लें। ही और है। उसके अंदर भाई मुझे बता रहा कहता है इसमें इतनी इतनी महंगी किताबें हैं कि जो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और लोगों ने ऐसा ला ही के है। रखी हुई हैं यहाँ पे, अपनी तरफ से गिफ्ट की हुई हैं। गिफ्ट की हैं। सर हमारी लाइब्रेरीज कहाँ हैं आज? हमारी लाइब्रेरीज़ देखें, हमारे मुल्क में लाइब्रेरीज़ शुरू से ही कम थी, ना होने के बराबर हैं। जी। चंद एक लाइब्रेरीज़ हैं पूरे मुल्क में, बहुत ज़्यादा बड़ी ऐसे ही तादाद है। में नहीं है। और दूसरा अलमिया ये हुआ कि किताब ख़ास तौर पे प्रिंटेड बुक जो है वो इतनी महंगी होती चली गई कि फिर महंगी किताबें ख़ास तौर पे बाहर के मुल्कों से ख़रीदना मुश्किल हो गया। हम्म, देखिए, जैसे हम पहले बात कर रहे हैं ना कि हमारे मुल्क में एजुकेशन एक तरजीह रही नहीं। जब तरजीह नहीं रही तो हमारी जो तवज्जो है वो इन सारे कामों की तरफ कम रही है। मेरा सब्जेक्ट भी है लाइब्रेरी साइंस का, और मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ देखी भी हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। मैंने खुद 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ दमाम में मैं लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर के तौर पर भी मैंने जॉब की है। सही। तो वहाँ भी मैंने सिस्टम देखे हैं लाइब्रेरीज़ के। असल बात ये है कि ये थोड़ा सा ना जो इम्बैलेंस है ना, वो प्रिंट वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक का भी है। ठीक है। कि जब तक लाइब्रेरी या नॉलेज हम्म, प्रिंटेड बुक में था तो लाइब्रेरी में ही जाना पड़ता था, हम्म, लाइब्रेरी से ही किताब लेनी पड़ती थी। या एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी ज़ाती किताबें कितनी को अफोर्ड कर लेता है, थोड़ी सी करता है। जी। आज किताबें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक मोड में जा रही हैं। अब आपको लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, ई लाइब्रेरीज़ हैं, जी। उनको ज्वाइन कर लें, वहाँ से किताब पढ़ लें। तो ये थोड़ी सी जो फॉर्मेट की चेंज आई है ना, इसको हम ये ना समझें कि रीडिंग हैबिट्स कम हुई हैं। हाँ। फॉर्मेट चेंज हुआ है। आज भी हमारा जो एवरेज नौजवान है वो एक दिन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेता है। हम्म, मिसाल के तौर पे, अगर उसका इंटरेस्ट जब लतीफ़े पढ़ने में है, अगर उसका इंटरेस्ट जब वो कहानियाँ पढ़ने में है, तो वो ऑनलाइन पढ़ लेता है। सही। अच्छा, मैं तो चूँकि लाइब्रेरी साइंस का प्रोफ़ेसर हूँ ना, तो मैं तो इन चीज़ों को एक और तरीके से डिफ़ाइन करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आपकी जो रीडिंग है ना, वो सिर्फ़ टेक्स्ट पढ़ना नहीं है, हम्म, आवाज़ सुनना भी रीडिंग। देखें, ऑडियो हाँ बुक्स हैं। बिल्कुल, ऑडियो बुक्स है। अच्छा, अगर आप कोई ड्रामा बना लें किसी नॉवल के ऊपर, हम्म,
और वो ड्रामा वीडियो की शक्ल में हो तो वो भी तो रीडिंग है जी, आपकी। ऐसे ही है। तो फॉर्मेट के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं ना, जो टेक्नोलॉजी लेके आई है, हुँ, इसकी वजह से मैं तो ये समझता हूँ कि रीडिंग हैबिट्स बड़ी हैं। अगर आप इनको रीडिंग में शामिल कर लें, सही। फ़िल्म और ड्रामा देखने को आप रीडिंग में शामिल कर लें, हुँ, डॉक्यूमेंट्री देखने को रीडिंग में शामिल कर लें, आप ऑडियो सुनने को रीडिंग में शामिल कर लें। बिल्कुल, तो मेरा ख़्याल है कि हम लोग रीडिंग से ज़्यादा अटैच हुए हैं, जो बजाय इसके कि हम हटें। सही। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आपका लिटरेट होना भी ज़रूरी नहीं। जो हमारी अनपढ़ आबादी है, रेडियो तो वो भी सुन रही सुन है, रही है, आवाज़ सही तो है। वो भी सुन रही है, हुँ, टीवी तो वो भी देख रही है, सिनेमा वो भी देख रही है। तो हमारी रीडिंग हैबिट्स कम नहीं हुई, सही। अलबत्ता फॉर्मेट का फ़र्क है। हुँ, अब हमें अगले दौर में इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि जो पेपर बेस्ड बुक्स हैं, उसकी तरफ रुझान और कम होगा, और लाइब्रेरियाँ जैसे आपने देखी हुँ, खाली थीं, वो शायद और ज़्यादा खाली हो जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्योंकि तो वो किताबें जो वहाँ इस वक़्त पड़ी हैं ना, जी, जिस दिन वो ऑटोमेट हो गई, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक बुक में आ गई, वो लाइब्रेरी शायद ख़त्म हो जाए। बस बात वही है ना सर, हमने इसमें भी जिद्दत नहीं लेके है ना, जिस तरह ये मैं नॉर्वे का आपको बता रहा हूँ, ठीक है, भरी हुई लाइब्रेरी पूरी। और वहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी कि लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जी। बस में सफ़र कर रहे हैं, किताब अच्छा, पढ़ रहे ये हैं, चीज़ बड़ी कॉमन है। उन किताब पढ़ मुल्कों रहे में हैं, हाँ। कॉमन है, हमारे यहाँ इसका रवाज कम है। और हमारे यहाँ भी पिछले साल का शायद था, ये इधर ही एक्सपो में जो लगा था बुक फेयर, जी, बुक फेयर। उसके अंदर मेरा ख़्याल है गालबन। हम बहुत बड़ा बुक फेयर लगाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का, शायद आपने कभी तो देखा हो आपके या यहाँ सुना क्या हो। सर, बुक्स ज़्यादा बिकती हैं या बर्गर बहुत बिकते हैं? ज़्यादा। क्योंकि यहाँ तो बर्गर बिके हैं। नहीं, नहीं, हमारे यहाँ तो बुक्स बिकती हैं। नहीं, यहाँ यहाँ भी वो खबर ठीक नहीं थी। अच्छा, ठीक नहीं हाँ, थी। या अच्छा, अब देखें पिछले साल जो हमने बुक फेयर लगाया है, हमारे हमारे यानी 3 दिन के बुक फेयर में 3 करोड़ रुपए का बिज़नेस हुआ है। माशाल्लाह, 3 करोड़ की किताबें बिकी हैं। वेरी नाइस। तो इसका मतलब वो वाक़ई खबर झूठी जी, जी, थी लोग फिर। जी, सर ऐसे ही है वो बिल्कुल। ऐसे किसी ने खबर उड़ा दी। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आगे आप क्या देखते हैं? कोई 1-2 तजवीज़ कोई हमारे जो सुनने वाले स्टेक देखिए, होल्डर्स हैं उनको देना मेरी चाहेंगे जो एजुकेशन को लेके? तजवीज़ है ना जी एजुकेशन के बारे में, वो ये है कि पब्लिक सेक्टर एजुकेशन से जान ना छुड़ाए। बिल्कुल सही। इस बात का एहसास करे कि दुनिया के जिन मुल्कों ने तरक्की की है, वहाँ एजुकेशन की रेशो देख ले क्या है, हुँ, वहाँ एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट देख ले क्या है। सही। अगर आज हमने इस बात की फ़िक्र ना की और एजुकेशन को हमने बजट और पैसा ना दिया, तो अगला जो दौर है वो तारीख दौर है। आज अगर 2 करोड़ 60 लाख बच्चा स्कूल गोइंग एज का 60, इतनी बड़ी तादाद में बच्चा अगर स्कूल नहीं जा रहा, तो आज से 15-20 साल के बाद वो जवान होगा। हुँ, आपको इलिटरेट लोग मिल रहे हैं अगले सालों में। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका एक ही हल है कि आप पैसा भी खर्च करें, आप प्लानिंग भी करें, आप फ़िक्र करें इस बात की। मतलब जो हमारे मिनिस्टर स्कूल्स हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ कि आपके दौर के अंदर-अंदर वो तादाद कम हो, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? कि हम बच्चों को स्कूल में लाएँ या बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का कोई इंतज़ाम करें। सर खुदारा अगर आपने ऐसा ना किया, तो आप अगले दौर में इस मुल्क की एक बड़ी आबादी को इलिटरेट देख रहे हैं। और सर वो खाली सिर्फ उनका ना पढ़ा लिखा होना प्रॉब्लम नहीं है सर, वो हर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, चाहे वो आपकी ट्रैफिक हो, क्राइम हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं मैं है तो ना, ये शौर ही नहीं है। तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चा जवान होने जा रहा है अगले 15 साल में, हम्म, और वो इलिटरेट होगा, और वो इस मुल्क में क्या करेगा? क्या करेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर उनको रोक नहीं सकेंगे हम, नहीं रोक सकेंगे। फिर वो बेल लगामे घोड़ों की और तरह उस जहाँ उम्र से। में जाके उनको पढ़ाना मुमकिन भी नहीं होगा। नहीं सर, वो तो पॉसिबल ही नहीं। जी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर उस वक्त क्रिएट होगी कि आज तो चलें जैसा कैसा चल रहा है निज़ाम, सोचें आज से 15 साल बाद ये एआई ने कहाँ ले जानी ये चीज़ें। ऐसा ही है। अच्छा सर, ये प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। आज जहाँ पे जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, मुश्किल होनी शुरू हो चुकी हुई है पढ़े लिखे लोगों के लिए जॉब सिक्योर करना अपनी, या जॉब को अपनी कायम रखना। 15 साल बाद सोचें क्या करेगा। इस वक्त चाइना के अंदर ऑलमोस्ट जितने बड़े होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, उनके अंदर सर ऑलरेडी आपका वेटर का काम या आपके जो रिसेप्शनिस्ट का काम रिपोर्ट करना शुरू कर दिए। ऐसे तो ही है। ये जो बेचारे पढ़े लिखे बच्चे नहीं होंगे, ये कैसे आगे जाके कॉप अप करेंगे? जी देखें, एआई की आपने बात अब जी। छेड़ दी ना। मेरा तो ये ख्याल है कि एआई बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस करेगी। हम्म, अब करने की क्या ज़रूरत है? करने की ये ज़रूरत है कि एआई के पीछे भी तो कोई माइंड होगा ना, जो बिल्कुल एआई को ऐसे ही है। तैयार करेगा, हम्म, एआई को इंस्ट्रक्शन देगा, मशीन लर्निंग के लिए जी। प्रोग्रामिंग करेगा। वो माइंड आपको तैयार करना पड़ेगा, जी। और वो माइंड तैयार करने में आपका ज़्यादा खर्चा आएगा, आपकी ज़्यादा मेहनत आएगी। अगले दौर को अगर हम फोर्स ही कर लें सही तरीके से कि क्या होने जा रहा है इस मुल्क में या दुनिया में, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम सही फोर्स ही कर लें और उसकी प्लानिंग कर लें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान कौम का जो नौजवान है ना, वो सलाहियत के एतबार से किसी से कम नहीं है। बेशक। असल बात है उसको अपॉर्चुनिटी देने की। हाँ जी। मौक़े दें उसे, वो आगे बढ़ेगा।
और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल ऐसे हल्का सा बस डंडे का जो सहारा रखें पीछे, फिर देखें ज़रा ये बच्चा कैसे परफॉर्म नहीं करता है, और देखिए, कर रहे हैं सर। आप डंडे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, मैं चूँकि एजुकेशनिस्ट हूँ ना, तो बात ऐसे लगती है कि जब मैं कहूँ कि डंडा होना चाहिए तो ऐसे लगता है जैसे हम जो है ना वो प्यार नहीं मार की बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं। असल बात ये है कि पूरी कौम के लिए कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और कानून का इतलाक़ जो है वो यकसां होना बेशक। चाहिए, ठीक है ना? कोई अमीर या कोई बड़ा जो है वो कानून से बच ना पाए। सर सॉल्यूशन यही है, इसके अगर वो अलावा नहीं बच है कुछ। जाएगा तो मुल्क कभी ठीक नहीं हो बिल्कुल सकेगा। ऐसे ही सॉल्यूशन और है ही नहीं ना। जी, या तो ऐसे अगर ही। किसी के पास है तो वो हुँ, प्रपोज कर दे। जहाँ जहाँ आप देख लें पूरी दुनिया जी। में लॉज टाइट है, हर चीज़ सीधी है वहाँ पे। जहाँ थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स किया गया है, वहाँ पे आप देख लें बर्बादी शुरू तो होती ना है। करें ना हाँ, रिलैक्स। नहीं करना ही नहीं है सर। हम 70, 75, 80 सालों में भी नहीं सीख सके कि हमें लॉज़ की इम्प्लीमेंटेशन करते अच्छा डॉक्टर साहब, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना। हुँ, उसकी वजह पता क्या है? पॉपुलेशन बहुत बड़ी है ना जी, सर। ऐसे ही है। 250 मिलियन जोक नहीं है। यानी यहाँ अगर अनार्की हो जाती है, हाँ, यहाँ पे लाक़ानूनियत एक हद से बढ़ जाती है, तो जी। क्या बनेगा इस मुल्क का? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए यहाँ तो और ज़्यादा सख्त होने चाहिए कानून, ताकि सबके लिए यकसा मौके मिलें आगे बढ़ने के लिए। अभी बहुत सारे लोग तो इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते कि हुँ, ज़ाहिर-सी बात है, वो थोड़ा-सा आगे जाते हैं, कोई ना कोई पीछे से उनको ऐसे ही है। रोक देता है। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मज़ा आया आपसे आपका बहुत डिस्कशन शुक्रिया करके। जी। और मैं एजुकेशन पे इस वजह से बात करता हूँ कि सर ये एक बुनियादी सीढ़ी है। हुँ, जो आने वाले हमारे ये 65-70% जो बच्चा है, जिसने कल को जाके इस मुल्क की बागडोर सँभालनी है, आज अगर इनको थोड़ा-सा ट्रैक पे ले आएँ, थोड़ी-सी हुँ, डायरेक्शन मिल जाए, थोड़ी गाइडेंस मिल जाए, बेहतर एजुकेशन मिल जाए, वो एजुकेशन मिले जहाँ आगे जाके इन्होंने कम्पीट करना है। क्योंकि अभी ये 7,96,996 मुरब्बा मीटर से आगे चलेगी ये बात। ऐसे ही है। पहले यहाँ तक था अब तो ग्लोबल गुज़ारा विलेज हो है, रहा था। ग्लोबल विलेज है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपने दुनिया को भी मैन पावर देनी है, एग्ज़ैक्टली, दुनिया को एचआर देनी है बिल्कुल आपने, ऐसे तो ही है। उसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो तभी दे पाएँगे सर है। जब हुँ, हम इक्वल होंगे। चलें ऐसे ही रही है। बात कल्चर की, वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हुँ, उनके साथ काम करके सीख लेते हैं, बट उनके लेवल पे तो बात करें। इस वक़्त हमारा बच्चा, जब हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ से अचानक से उठते हैं, आँख खोलते हैं और हम अमेरिका के क्लाइंट के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, तो प्रॉब्लम आती है कल्चर शॉक। सबसे पहले तो हमारे लिए वही हज़म करना मुश्किल होता है। फिर उसके बाद उनका काम करने का तरीका हो रहा है। हमारे तो सर में दर्द हुई, हमने उसके छुट्टी माँग अलहदा ली। ट्रेनिंग कोर्सेज़ होने चाहिए। जी, एग्ज़ैक्टली। बहुत बड़ी शिकायत आ रही है पाकिस्तानी फ्रीलांसर के बारे में सर कि ये टाइम की कमिटमेंट नहीं करते इस टॉपिक पूरी, पे तो और अगर इस मैं पर हाँ, आप खुद इसके एक्सपर्ट हैं। सर इस टॉपिक पे तो बोलना शुरू करेंगे तो फिर पॉडकास्ट सही बात रुकेगी नहीं। सही बात सर है, हमने धज्जियाँ बिखेर दी। मैं ऐसे बल्कि ही है। अक्सर इस पे एक बात करता हूँ, दुनिया में जब आपके पास स्किल नहीं होता, आप सस्ते बिकते हो। हुँ, स्किल जब आ जाता है तो आप महँगे बिकते हो। ऐसे सर ही हमने है, उल्टा कर दिया। ऐसे ही है। हमारे पास जब स्किल नहीं था, हम हुँ, महँगे बिके। हुँ, आज जब हम ट्रेंड हो गए हैं, स्किल हुँ, आ गया, आज हम सस्ता बिक रहे हैं। ऐसे ही है, $3-3 पे रुल रही है हमारा बच्चा। ऐसे ही एक है। एक्सपर्ट जो है वो अगर $20 या $25 कोट करता है, तो उस वो एक होता है। उसके अगेंस्ट 500 या 400 उसको प्रपोज़ल उन बच्चों के आते हैं जो $3 पे काम करने के लिए भूखे हुए हैं। इवेंचुअली नुकसान किसका है? उस $25 वाले का नहीं है, उसको मिल ही जाना है उसकी मर्ज़ी का क्लाइंट एक आधा। इन 500 बच्चों का है जो लाइन में खड़े होके भीख का कटोरा लेके $3 माँग रहे हैं। इनको अपनी वैल्यू गिरा दी इनके इन्होंने। रिव्यूज़ भी देखें ना आप। सर ऐसे ही है ना? अगर अच्छे रिव्यूज़ मैं नहीं ले सकता, हाँ, तो मुझे कौन हायर तो करेगा? काम ख़राब हो जाएगा। काम तो खराब हो आज जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर तालीम और तरबियत का प्रॉब्लम है, जी, तो आज ये बच्चा समझ नहीं रहा। क्योंकि एक हवा चल रही है ना, तो छट्टा हल्का-फुल्का लग जाता है इन पे भी क्लाइंट का। कल को जब कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, तो दे आर द वन हू विल स्ट्रगल एक्चुअली। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी आपका आपका अगेन। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक और नशिस्त आपके साथ जी, ज़रूर आपके साथ रखेंगे। ये बैठेंगे। एक ऐसा टॉपिक है कि इस पे जितनी बात की जाए उतनी कम है। वंस अगेन बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। एजुकेशन एक ऐसी डोमेन है, इसके ऊपर जितनी बात की जाए उतना कम है। और मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन ही एक वाहिद चीज़ है जो आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोलती है। बहुत सारे लोग आजकल एक मुहाज खड़ा किया हुआ है जी, डिग्री ना करें सिर्फ स्किल करें। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने अपने आप को ग्लोबल सिटीज़न कहलाना है, अगर कहीं पे आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि मैं न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूमूं, मैं टोरंटो के अंदर भी एक चक्कर लगाऊं, मैं लंदन के अंदर भी घूमना चाहता हूँ, मैं दुबई के अंदर भी बीच पे इंजॉय करना चाहता हूँ, तो डिग्री इज़ द ओनली थिंग जो आपके लिए बॉर्डर्स को ओपन करेगी। आगे आपके स्किल काम आएंगे, वो फिर आपको अच्छी अर्निंग करके देंगे, लेकिन अपने लिए ये मौका तो लेके आए, अपने लिए ये बॉर्डर तो खोलें। कम से कम कल को आपको इस चीज़ के ऊपर सिर्फ रिजेक्शन ना हो जाए कि आपके पास डिग्री नहीं थी। क्योंकि हमारे जो स्किल का लेवल है वो भी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त रिकग्नाइज नहीं है दुनिया में। आज हमारे प्लम्बर को यूएस का वीज़ा नहीं मिलता, आज हमारे इलेक्ट्रिशियन को यूरोप का पीआर नहीं मिलता, आज हमारे किसी भी डोमेन के जो जिसको हम ब्लू कॉलर कहते हैं, रिसोर्स को
बाहर नहीं बुलाया जाता। उसकी वजह सिर्फ यही है कि प्रॉपर डिग्री उनके पास नहीं है। स्किल के साथ-साथ डिग्री को ज़रूर देखें। और जब तालीम की बात की जाती है, तो सिर्फ किताबें रटने से या किताबें पढ़ने से या A4 साइज़ का एक पेपर जिसको हम डिग्री कहते हैं, वो ले लेने से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपकी तालीम के साथ-साथ तरबियत का होना भी बहुत ज़रूरी है। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।